ठीक है जी। लास्ट जो सेशन था बेसिकली वो क्या था, हम लोगों ने एसडीएन की रिक्वायरमेंट पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि मॉडर्न नेटवर्क की डिमांड क्या है आज के तारीख। आप लोग एक नेटवर्क इंजीनियर हो और आप सब लोग जानते हो कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा है और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो क्लाउड ओरिएंटेड हैं, या ये कह लीजिए जो बिजनेसेस हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। उनकी थिंकिंग अलग हो गई है, उनके अपने टास्क बदल गए हैं। और जैसा कभी किसी नेटवर्क डिजाइनर ने ये सोचा नहीं था कि ये जो हम लोग नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो हम डिवाइसेस बना रहे हैं, जो सर्विसेज नेटवर्क की बना रहे हैं, वो कभी कम होंगे। मतलब उनके हिसाब से नेटवर्क, उन्होंने कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि नेटवर्क की ग्रोथ इतने इमर्जिंग लेवल पर होगी, या कह लीजिए इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी कि नेटवर्क के सभी जो कंपोनेंट्स हैं उनको उन्हें रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रीडिजाइनिंग का मतलब आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक एसडी वैन कोई अगर आप देख लेते हो तो इसके नाम पर ही लिखा है कि ये एक तरीके का वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। वैन जिसमें सबसे ज्यादा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, जो एक बहुत आर्डुअस टास्क है किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए। और अगर आप उसमें जरा भी मिसकॉन्फ़िगरेशन कर देते हो, वो एक नाइटमेयर बन जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी सी गलती आपके पूरे एंटरप्राइज को दिक्कत में डाल सकते हैं। आपके सारी नेटवर्क कनेक्टिविटी केवल आपके ऊपर भरोसे रहती है, और जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं वो सब टोटली, अगर आपने जरा भी कुछ भी, आपने, आपकी टीम ने, या किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जिसमें एक लाइव साइट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसिडर किया जाए। ऑटोमेशन ने क्या किया, जो आपके एंटरप्राइज लेवल के टास्क थे उनको इजी करने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बनाई थी, कि आप एक ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने नेटवर्क को इंटरनल मैनेज कर सकते। लेकिन वैन के बारे में कंसिडरेशन, हमारा जितना भी कोर्सवेयर है ये सारा उसी सेंसिटिव और वही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन अगर मैं वैन की बात करता हूँ तो आप लोग क्या जानते हो कि भाई दो डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन को आपस में कनेक्ट करना वाया यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर इज द वैन। ठीक है, अगर आप दो डिफरेंट लोकेशंस को जो बहुत दूर हैं उन्हें आपस में जोड़ना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत होती है? सर्विस प्रोवाइडर बेसिक। और सबसे जो हॉट टेक्नोलॉजी है सर्विस प्रोवाइडर से लिंक कनेक्टिविटी की, उसे आप क्या कहते हो? एमपीएलएस, L2। ठीक है, एमपीएलएस वीपीएन या एमपीएलएस सॉरी L2 लिंक्स, इनके थ्रू सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्टिविटी देता है। और आप जानते हो कि एमपीएलएस क्या करता है? फास्ट फॉरवर्डिंग आपको प्रोवाइड करता है, प्लस बेसिकली एमपीएलएस के पास अपनी भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू आप अपने गोल अचीव कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर काम में, हर चीज में आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है इन्वॉल्व रहता है। आप कोई भी एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है, जस्ट लाइक जिस हिसाब से आपका सब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की आपको जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की आपको जरूरत पड़ती है, क्लाउड बेस आप काम करना चाहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, बहुत सारी रिमोट साइट्स हैं जिनको कनेक्टिविटी के लिए आपकी डिपेंडेंसी कहाँ पर थी? सर्विस प्रोवाइडर। और सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये एक ऐसे कंट्रोलर्स हैं जिनको कहा जाता है कि वैन का सारा कोर इनके पास, दे आर द कंट्रोलर ऑफ द टोटल वैन को। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप कह लीजिए नेटवर्क सेंट्रिक से इंटेंट बेस पर जा रहे हो, या कह लीजिए सॉफ्टवेयर सेंट्रिक नेटवर्किंग मॉडल की रिक्वायरमेंट आपको पड़ी है, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन किया था। तो क्या क्या चीज है, मीन्स अगर जो मैं बिजनेसेस की बात करूं, अगर बिजनेसेस जो नेटवर्क को लेना चाहते हैं, जो नेटवर्क सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उनके सामने क्या है? उनके सामने आज के जमाने की जितनी भी एडवांसमेंट हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे चले। वो चाहते क्या है आपसे? सबसे बड़ी बात क्या है, वैन के ऊपर वो क्या लोग चाहते हैं? वो जो सारी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत हाई बैंडविड्थ जिनको चाहिए, ठीक है, जिनको कॉन्फ़िगरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स, वो सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल चाहिए, ठीक है, वो वैन की कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहते हैं, नेटवर्क को सिंपलर रखना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी को सेंट्रलाइज्ड करना चाहते हैं। तो उनको जरूरत क्या है? वो चाहते क्या है आप लोगों से वैन के बारे में?
तो थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में बात करें तो उनको जो जरूरत है, मतलब आज का जो बिजनेस है जो वैन के ऊपर जो बेस्ड है, वो आपसे क्या चाहता है अकॉर्डिंग टू द वैन। अगर मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूं तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि भाई, जस्ट लाइक जो उनके रिमोट साइट्स हैं, उनका जो अप टाइम है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है। ट्रैफिक का जो कंट्रोल है वो बहुत सिक्योर और ग्रैनुलर होना चाहिए। ग्रैनुलर का मतलब हर पॉइंट पे उनका कंट्रोल होना चाहिए, बारीक से बारीक चीजों को वो देख सकें, बारीक से बारीक चीजों को मॉनिटर कर सकें। ठीक है। वो ये चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी प्रीमियम बैंडविड्थ है, जिसका आप पैसा देते हैं, या तो वो उसे रिप्लेस करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। मीन्स फॉर द रनिंग द हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, वो क्या करेंगे? आपकी जो बैंडविड्थ है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि भाई जिससे वो चल जाए, या उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। मीन्स वो क्या चाहते हैं? उनकी जितनी भी जो कॉस्ट लग रही है, जो भी वो खर्चा करते हैं, वो उनके पास वसूल होना चाहिए। सिंपल था। ठीक है। और क्या चाहते हैं भाई? ये तो है ही है। साथ के साथ कॉस्ट भी, और जो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है एंड लोअर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। मेरी वॉइस के साथ व्हाइट बोर्ड सिंक होता है क्या? आप मुझे बताइए, या कुछ डिले है? नहीं सर, मेरे को तो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। Little bit delay. Delay is there. Yes, because I am facing some low bandwidth today. In the हाँ, तो आई थिंक मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, इसके लिए वो डिले ज्यादा ही है, मुझे भी ऐसा लगा। ठीक। ठीक है ना? तो विल कंटिन्यू विदाउट द वीडियो। ओके। कोई Okay, जरूरत sir. होगी तो मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि वीडियो Oh, अभी आज इस वीडियो के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। okay, sir. ओके, कोई प्रॉब्लम। सर, तो वो लोग क्या चाहते हैं भाई? रिमोट साइट जो है उनकी, उनका अप टाइम एकदम होना चाहिए। अभी बताता हूँ डिटेल में इनको। और ये डिटेल्स में जो आज मैं इनके जो बेनिफिट्स जो है, जो मतलब जो कॉमन डिजायर्ड बेनिफिट्स हैं, ये आपके अभी तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। और जो डिटेल है, मतलब आज शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ये चीजें हैं क्या, वो चाहते क्या है, एसडीएन की जरूरत क्या है, एसडीएन क्यों चल रहा है, क्या कर रहा है एसडीएन, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सब डिटेल्स में आएंगे आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में, जिनमें हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में, हर एक इश्यू के बारे में एक अलग सॉल्यूशन एसडीएन आपको देता है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज हो गई। एक और चीज है जो गैस ट्रैफिक है, और पब्लिक क्लाउड ट्रैफिक है। इसकी ऑफलोडिंग करना चाहते हैं अपने डेटा सेंटर से। और एक पॉइंट और मुझे समझ में आता है कि भाई इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक और है, कंसिस्टेंट। मेरी राइटिंग कहीं समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना भाइयों। हाई क्वालिटी यूजर एक्सपीरियंस। जो यूजर्स हैं आपके, उनको जो अवेलेबिलिटी होती है नेटवर्क की, एप्लीकेशंस की, वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और हाई क्वालिटी। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कि अक्सर देखा जाता है कि जो बिजनेसेस हैं वो क्या चाहते हैं कि आपकी जो प्रीमियम बैंडविड्थ, जितनी भी आप प्रीमियम बैंडविड्थ सर्विसेज है, जो बेसिकली एक सिस्टम है, वो है एक्टिव स्टैंड बाय। इस सिस्टम पे आप चलते हैं। जो आपके लेगेसी नेटवर्क है, जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है, वो सारी एक्टिव और स्टैंड बाई पर आपकी जो वैन बैंडविड्थ है उसको मेंटेन करके रखते। मीन्स आप क्या करते हो? रिडंडेंसी लेते हो।
ठीक है, उसमें से एक लिंक एक्टिव होता है, एक स्टैंड बाय लिंक होता है। वो क्या चाहते हैं कि भैया इसको चेंज कर दो और आप इसे एक्टिव एक्टिव मोड में करो। मीन्स जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो क्या चाहते हैं, आपका जो एक्टिव स्टैंड बाय जो कॉन्फ़िगरेशन मॉडल था जिसमें एक लिंक प्राइमरी रहता था एक सेकेंडरी रहता था, आफ्टर जब प्राइमरी फेल हो जाता था तो स्टैंड बाय को वैन यूज कर लिया करता था। और उसमें पैसे तो आपके जा ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई इनको एक्टिव एक्टिव मॉडल पे लेकर आओ। हम ये चाहते हैं कि हमारे ये दोनों के लिंक हैं ये यूज हो। ठीक है। ये क्या है, ये अकेला क्या था, उनके कॉस्ट को रिड्यूस करने में बहुत काम आ सकता था। लेकिन चैलेंज आपके सामने क्या है, ये जो बैंडविड्थ इंक्रीमेंट है यानी ऑगमेंटेशन ऑफ द सर्विसेज है, ये क्या कर सकते हैं, आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो उसको सिंपल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैन के लिए। क्योंकि जितनी उनकी डिमांड है, ये जो एक्टिव एक्टिव मोड है इसको रखने के लिए ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज रिडंडेंसी एक बहुत ही खतरनाक चीज। ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो जिनके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं कुछ नेटवर्क की ऐसी सिचुएशन जैसे लेटेंसी हो गया, जिटर हो गया, लॉस हो गया, जो उन एप्लीकेशन की रेंडरिंग को बहुत क्या कर सकते हैं, अनयूजेबल बना सकते हैं। इसे आप कैसा कह सकते हो कि जस्ट लाइक आप कोई एप्लीकेशन यूटिलाइज कर रहे थे, कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे थे और धीरे धीरे आपने क्या किया कि वो क्या हुआ, अनअवेलेबल हो गया। मीन्स लेटेंसी, डिलेज, जिटर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस एप्लीकेशन को काम करना बंद हो जाती है और आपको एप्लीकेशन चलती दिखाई देती है लेकिन आउटपुट आने बंद हो जाते हैं। जस्ट लाइक कई बार आप देखते हो कि वेब सर्वर पे अगर आप कोई वेब ब्राउजर पे कोई काम कर रहे होते हो तो वर्किंग करते 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 सिस्टम स्लो होता चला जाता है और आपका नेटवर्क बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं ब्राउन नट्स, ब्राउन आउट सॉरी। एक होता है ब्लैकआउट सिचुएशन। ब्लैकआउट सिचुएशन कब होती है, ब्लैकआउट मान लीजिए जस्ट लाइक आपकी कोई रिमोट साइट, ठीक है, और वो अप ही नहीं हो पा रही है, आपके पास क्या है उसके लिए रिक्वायर्ड बैंडविड्थ नहीं है और वो अप नहीं हो पा रही, कहते हैं रिमोट साइट से कनेक्टिविटी कंप्लीटली टूट गई है, आप ना ट्रेस कर पा रहे हो ना पिंग कर पा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो सिचुएशन ब्लैकआउट में होती है। तो हमारे नेटवर्क में दो सिचुएशंस बनते हैं, ये भी नए वर्ड है, ब्राउन आउट तो आपके लिए, और ब्लैकआउट एक सिचुएशन। ब्लैकआउट में जहां हर चीज खो चुकी होती है और आपके पास कंट्रोल बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, उसे ब्लैकआउट सिचुएशंस कहते हैं। और ब्राउन आउट किसे कहते हैं, जहां आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही होती है लेकिन वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है, आप बार बार ट्राई करते हो, वो आती है जाती है और फिर चले जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग ब्राउन आउट सिचुएशन आ जाती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो बिजनेस है वो क्या चाहते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन चलते रहे और आपकी लेटेंसी, जिटर और जो लॉसेज होते हैं उनकी वजह से आपका ये मामला खराब हो जाता है। ठीक है। तो एक हाई क्वालिटी एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, अब वो क्या चाहते हैं, जो आपके जो बिजनेसेस हैं वो क्या चाहते हैं, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी जो क्वालिटी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ द क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा मतलब कह लीजिए स्मूथ होना चाहिए। मीन्स उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये सबसे ऊपर टॉप पे होने चाहिए कि मेरी जितनी भी हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस हैं वो सबसे ऊपर चलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब इसमें यहाँ भी एक बात है, आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का और उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट की जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग। ठीक है। जैसे जैसे उनके बिजनेस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी एप्लीकेशंस हैं। कुछ लोगों के पास वॉइस का ट्रांसमिशन ज्यादा है, किसी के पास वीडियो का ट्रांसमिशन ज्यादा है। ठीक है। जस्ट लाइक किसी कॉन्टेक्ट सेंटर को मान लीजिए, कोई कस्टमर केयर सेंटर है, उनका बिजनेस है इसके बेसिस पर चलता है, तो उनको वॉइस वीडियो की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जस्ट लाइक रिटेल के अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिनके होते हैं या ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, तो उनके लिए भी और ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है अगर ब्राउन आउट्स वाली जैसी सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते हैं, अब ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं इनको रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए बैंडविड्थ और कंट्रोल। ठीक है। आपको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपकी जो डे टू डे एप्लीकेशंस है वो सारी क्या चले, वो बहुत स्मूथ चले, सिक्योर चले और उनका कंट्रोल रहे। और दूसरी बड़ी बात,
जो आपके एंटरप्राइज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास भी थोड़ा सा कंट्रोल हो। अभी क्या है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास सारा कंट्रोल होता है। आपको अपनी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ती है, और सर्विस प्रोवाइडर क्या कहता है कि भाई इस काम को तो करने के लिए मुझे समय लगेगा। आप क्या करते हो कि आप डिपेंड हो सर्विस प्रोवाइडर के पास। आप अपनी सारी जो एप्लीकेशंस हैं, जो जो हाई प्रीमियम बैंडविड्थ या कह लीजिए जिनको बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस जो है, जिनको बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, उनको रन करने के लिए, क्योंकि बिजनेस तो चेंज हो गया है, उसको रन करने के लिए आप किस पर डिपेंड करते हो? आप सर्विस प्रोवाइडर पर करते हो। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा इसमें? पहली बात तो समय बहुत लगाता है। उसे क्या चाहिए? उसे टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के बाद बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर आप क्लाउड की आप बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लाउड में क्या है कि जस्ट लाइक आपके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन है। आप रिमोट पर जाते हो, रिमोट से डायरेक्ट अपना लैपटॉप निकालते हो और अपने ईमेल्स को एक्सेस करने लग जाते हो, या अपने कॉर्पोरेट में एंटर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत सारे क्या पब्लिक क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर आप वर्क करते हो। ठीक है, उनको क्या जरूरत है? उनको पास भी कौन आता है? क्लाउड वाले आते हैं। अभी क्लाउड की भी आपको बात बताएंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो ऐसे के लिए भी क्या चाहिए? इनको चाहिए आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है कि हम लोग किसी हार्डवेयर के ऊपर बात ना करके हम लोग यूज करते हैं किसी ऐसे वेंडर का हार्डवेयर जो उसे लीज पर देता है या सब्सक्रिप्शन पर देता है। मतलब हमें अपने हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं ब्रांचेस पे, जिसके बारे में हम पिछली बार भी बात करी थी। इस पर हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है। एक और चीज अभी हमने बात करी थी कि भाई जो आपका गैस ट्रैफिक है, या ये कह लीजिए कि मतलब आपकी जो आप ये मान लीजिए आपकी कोई रिमोट साइट है, वहां पर से बहुत सारा ऐसा ट्रैफिक होता है जो आपका यूजुअली आपका नहीं होता, आपके गेस्ट्स आते हैं, और इस तरीके का ट्रैफिक जो ओरिजिनेटेड आपके लिए नहीं, आपकी मतलब एक ऑथेंटिक यूजर से जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो गैस ट्रैफिक है, वो भी जब आपके एक्सेस करना चाहता है और आपके थ्रू किसी पब्लिक पर जाना चाहता है, तो उसे भी आपके डेटा सेंटर से बाईपास होना पड़ता है। आप चाहते हो कि वो जो सारा ट्रैफिक है मेरे डेटा सेंटर पर ना आए, और वो लोकली उसी साइट पर जिसका उसी का रिलेशन था वो वहीं पर सेटल हो जाए या एडजस्ट होता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको एक वैन को रिडिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, अगर इन सारी सर्विसेज को आप अपने सेंट्रलाइज डेटा सेंटर के थ्रू बाईपास करते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारी बैंडविड्थ चाहिए, और जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो आज का जो नेटवर्क है वो इन सब एप्लीकेशंस के लिए, आज का तो छोड़ देते हैं, अगर जो ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था जिस पर हम लोग काम करते थे और काम करते आ रहे हैं, उनको इन सब कामों को करने के लिए जो स्पीड की जरूरत है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस सबको फुलफिल करने के लिए जो स्पीड की जरूरत है भाई, उसके लिए वो क्या है, उनका जो वैन है वो उसको अभी सपोर्टेबल नहीं, मतलब वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि सारा सिस्टम हार्डवेयर सेंट्रिक है। और अब जो डिमांड है वो क्या है? जो हार्डवेयर सेंट्रिक क्या होता है कि एक तो वो एक्सपेंसिव होता है, और उसके पास एक फिक्स्ड कैपेसिटी हो। उनके पास क्या सिस्टम है? आप क्या करते हो? बॉक्स बाय बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन करते हो। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी। उनके पास जो कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच है वो आप राउटर टू राउटर काम करोगे, या जो भी बॉक्स का मतलब क्या हो गया, आपके जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनके ऊपर अब सबको काम करना पड़ता है। ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग आपके पास नहीं। मल्टीपल डोमेन्स है तो उनके बीच की जो पॉलिसी है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अलग अलग सर्विसेज जो हैं उनके अलग अलग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिनकी वजह से या तो इनफ्लेक्सिबल डिजाइन बनता है, स्टैटिक रहता है, और एक्सपेंसिव होता है, और उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। तो इससे क्या होता है कि भैया अगर जब इतनी समस्या आएंगी, तो जो आपके नेटवर्क हैं वो हमेशा मिसकॉन्फ़िगरेशन के लिए, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहते हैं, मतलब प्रोन टू मिसकॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं, और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी बन सकती हैं। जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आप मैनुअल करोगे, उतने ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आने की आपके पास संभावना है। तो जो बिजनेस की डिमांड है, वो बिजनेस की डिमांड क्या कहती है कि भाई कनेक्टिविटी सेंट्रिक आर्किटेक्चर की जगह एप्लीकेशन और सर्विस सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स हार्डवेयर सेंट्रिक की जगह आपको क्या करना है? जो हार्डवेयर के बेसिस पर आप सारा काम करते हो, आपकी सारी डिपेंडेंसी हार्डवेयर के ऊपर होती है कि हमारे राउटर्स को मैनेज कर लेंगे, हमारे स्विचेस को मैनेज कर लेंगे, हमारे इंजीनियर इसको मैनेज कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्विस सेंट्रिक मॉडल की या एप्लीकेशन सर्विस सेंट्रिक मॉडल की जरूरत है, ओवर द वैन ऑल्सो। ठीक है,
ओवर द वैन का मतलब आपका वैन आपकी ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है कि वैन से बहुत सिंपल सा आइडिया आप ये लगा सकते हो। वैन क्या करता है कि आपकी जो रिमोट साइट्स हैं, मल्टीपल कैंपस हैं, मल्टीपल अलग अलग आपकी ब्रांच साइट्स हैं, आप उनको कनेक्ट करते हो वाई यूजिंग वैन। और अगर वो हार्डवेयर ओरिएंटेड रहता है तो हार्डवेयर के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ती है, और हार्डवेयर कभी भी उस स्पीड को मैच नहीं कर पाता जिसकी बिजनेस की आजकल की demand। ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं एक आइडिया बनाऊं तो आप कह सकते हो ये एक सोहो नेटवर्क आप मान सकते हो। एक बिल्डिंग के अंदर स्मॉल ऑफिस आप ले लीजिए, एक कैंपस ले लीजिए आप। एक सिंपल डिजाइन की अगर मैं बात करता हूँ, आप एक ब्रांच को भी आप इसमें कंबाइंड कर सकते हो। आप अपने कॉर्पोरेट डीसी को भी बात कर सकते हो। ठीक है। और अपने क्लाउड के डेटा सेंटर को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इन सब की कनेक्टिविटी हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं वाया यूजिंग सम वैन। ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये जो वैन है, ये वैन क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपके एमपीएलएस हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, और आपका एलटीई भी हो सकता है। इन सब से आप आपस में जुड़ जाते हो। और इनमें जो अब अगर ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हार्डवेयर सेंट्रिक मॉडल पे अगर आप बात करते हो, तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैं बात करूं, अगर सबसे पहले सिंगल लिंक फेलियर एरर आपको मिल सकता है। इसके लिए आप रिडंडेंसी बनाते हो। ठीक है। उसके बाद ऑल लिंक फेलियर भी हो सकता है, अगर आपने रिडंडेंट लिंक्स भी परचेज किए हुए तो भी हो सकता है। आपके जो कस्टमर डिवाइसेस हैं उनके फेलियर्स के भी एरर आपको फेस हो सकते हैं। बैंडविड्थ का ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है भाई। आपकी जो इतनी बैंडविड्थ मिली है उससे ज्यादा आप डिमांड कर रहे हो, ओवर सब्सक्राइब हो सकती है। वॉइस क्लियर है मेरी आप सबको? यस सर। जी Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। ब्राउन आउट्स हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में ये चीज। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आती है मुझे, आपने कभी फेस किया हो, बेड फ्रेम्स प्रोसेस हो सकते हैं, पाथ एमटीयू चेंजेस हो सकते हैं भाई। रंट फ्रेम, जाइंट फ्रेम्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है। दूसरा, स्टैटिक टोपोलॉजीज होती हैं आपके पास। प्रोवाइडर आपको क्या देता है? एक स्टैटिक टोपोलॉजी देता है, आप उसको कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं चेंज करना। इफ यू वांट टू चेंज योर स्टैटिक टोपोलॉजी यू कैन नॉट मेक देम एनी चेंजेस। दूसरा, क्लाउड के ऊपर भी अगर आप बात करते हो, क्लाउड पे भी ले सकते हो, तो क्लाउड पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी क्लाउड पे आती है उसमें आती है उसकी लेटेंसी। ये वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपका ट्रेडिशनल वैन आपको दे रहा है। बिजनेस क्या चाहते हैं? इन सबको ओवरकम करना चाहते हैं, उनकी जो डिमांड है आपको कम करना चाहते हैं। तो भाई साहब, जो ट्रेडिशनल वैन है वो तो आपके लिए इस समय में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको अपना जो वैन सॉल्यूशन है, अब वो कैसा होना चाहिए? ये तो बात हो गई बिजनेसेस की। ये करंट कैविटीज हैं जो इश्यूज आते हैं आपके सामने। तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा? बिजनेस ने भाई ये डिमांड कर रखे हैं, तो अब मुझे इनको एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आज के क्लाउड इनेबल्ड एंटरप्राइज की सारी नीड्स को कंप्लीट कर सके। ये होना चाहिए, इसकी अप्रोच होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डिफाइन। इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, या कह लीजिए अगर आप इंजीनियर हो या नेटवर्क कंसल्टेंट हो, आपसे कहा जाता है कि मेरे साथ ये मेरी आपसे क्या होता है, जस्ट जस्ट थिंक एज ए डिजाइनर और कंसल्टेंट, मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है और मैं उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो वो मुझसे क्या कहते हैं कि मेरे बिजनेस की ये डिमांड है भाई, मेरे पास ये एप्लीकेशन चलते हैं, ऐसे सर्विस है, आईएएस सर्विस है, आईओडी डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट मेरे पास है, तो मेरे जो यूजर्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो वहां कनेक्ट होते हैं, गेस्ट ट्रैफिक भी वहां आता है, सब कुछ आता है, और सब मेरे डेटा सेंटर से आता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जो एप्लीकेशन हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ रन और कॉस्ट सेविंग हो। स्मूथनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल हमारे पास भी होना चाहिए, और कॉस्ट बचनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है इनके सामने, कॉस्ट सेविंग और टाइम सेविंग का। टाइम सेविंग का मतलब क्या हो गया? ये जो ब्राउन आउट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। टाइम सेविंग का मतलब ना लेटेंसी हो ना जिटर हो, मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम। साथ में रिडंडेंसी भी मेरे पास चाहिए। इस तरीके के ओवर डिमांड रखता है। अब मैं यहाँ बैठकर अगर ट्रेडिशनल पर सोचता हूँ तो मैं ये बहुत सारी चीजें उसे नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा हार्डवेयर सेंट्रिक मॉडल तो भाई बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत पैसा लगाता है।
ठीक है। तो वैन के ऊपर अगर मैं बात करूंगा, अगर इतनी सारी सर्विसेज वैन पर लगाऊंगा तो वैन तो बहुत पैसे की डिमांड करेगा, बहुत सारी बैंडविड्थ आपको परचेज करनी पड़ेगी इसमें, और वो जो बैंडविड्थ होती है बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है, तो कॉस्ट को भी भूल जाइए। और फिर अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारी कनेक्टिविटी आप बनाते हो वाया यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, वाया एमपीएलएस की अगर आप बात कर ले तो एमपीएलएस के थ्रू बनाते हो, तो टाइम भी बचना मुश्किल है आपके सामने, क्योंकि जितनी ज्यादा आप कनेक्टिविटी बढ़ाते चले जाओगे उतना ज्यादा लेटेंसी डिले जिटर्स के एक्सपीरियंसेस आपको। तो डिजाइनर के सामने क्या आया कि भाई जो डिजाइनर है या कंसल्टेंट है उसको ये सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जो आज का जो क्लाउड एनेबल्ड एंटरप्राइज है उसकी सारी नीड को कंप्लीट कर पाए। ये क्या होना चाहिए, इसकी जो अप्रोच है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच के साथ होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऑटोमेटिकली, अब ये सॉफ्टवेयर क्या है इसे समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर का कि मतलब क्या हो गया, आप क्या समझते हैं सॉफ्टवेयर से, आपका कोई टास्क है, जस्ट लाइक आप कोई फाइल है, आप कोई इमेज बनाना चाहते हो, एक बहुत जनरल से डेफिनेशन जैसे आप चाहते हो, आप क्या करोगे आप उस फाइल को बनाना चाहते हो, आपने एक इमेज बना ली, ठीक है। अब इस इमेजेस में आपने क्या किया, एक फिक्स स्टैटिक इमेज बना ली, एक पेंट लिया, खोला सॉफ्टवेयर में, पेंट खोला माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और उस पर एक इमेज बना ली। अब आप उस इमेज में चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसमें हेयर्स अलग तरीके से लग जाएं, फिर ये हेयर स्टाइल ठीक सूट नहीं कर रहा, हेयर स्टाइल चेंज करके देखना चाहता हूँ, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज करके देखना चाहता हूँ, कुछ भी आप बनाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और वो आउटपुट नहीं आता। फिर आप क्या जाते हो, फिर एक सॉफ्टवेयर अप्रोच के पास जाते हो, जस्ट लाइक फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप है टेम्पलेट्स, इसके पास टेम्पलेट्स हैं, इसके पास ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाले बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो आपके इस स्टैटिक पेंटिंग के ऊपर इस पर अपने इफेक्ट अप्लाई करके आपके रिक्वायर्ड आउटपुट दे सकते हैं। आप जो चाहते हो वाई यूजिंग सम टेम्पलेट्स एंड सम माउस क्लिक्स, आपको सारा जो काम जो पेंट पर आप नहीं कर सकते थे उस इमेज के साथ, वो आप फोटोशॉप जैसे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर ये भी है, सॉफ्टवेयर अब आज भी काम करते हैं, लेकिन क्या जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग हो। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्रोच है, ये क्या कहती है कि जितने भी आपके टास्क आपके बिजनेस को चाहिए वो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएं, हमारा जो वैन है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से कंट्रोल हो जाए जिससे आपके जो सारी के सारे टास्क हैं कंप्लीट हो जाने चाहिए। मींस नाउ यू नीड अ कंट्रोलर। ये भी मैंने पिछली बार में शायद ये बात की थी, तो आपको एक कंट्रोलर से कॉन्सेप्ट की जरूरत है। वो कंट्रोलर कौन सा, जस्ट लाइक एडोब फोटोशॉप जो है उसका जो कंट्रोलर है वो ही उसको कंट्रोल करता है, ऐसे ही वैन के ऊपर भी आपको एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसकी अप्रोच केवल सॉफ्टवेयर डिफाइंड हो और वो डायनामिकली सारी पॉलिसीज को समझकर आपका काम कर सके। ठीक है, इस सॉल्यूशन के में और क्या होने चाहिए, इसमें एक ऐसा फीचर होना चाहिए जो कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। सॉफ्टवेयर की अप्रोच तो हो गई भाई, ऑटोमेटेड सर्विस चाहिए तो ऑटोमेटिक सपोर्ट चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए कि भाई आपके जो कॉस्ट हो वो भी रिमूव हो जाए, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, जो आप जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ती है वो भी रिड्यूस हो जाए, वो भी उसके साथ होना चाहिए। साथ में ये जो कैपेबिलिटीज हैं इनके साथ क्या होना चाहिए, जितने भी आपके प्लेन्स हैं, जस्ट लाइक कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और आपका मैनेजमेंट जो अब आपके सामने आए, ये सेपरेट रहने चाहिए। ठीक है, ये जिससे इन पर आप अलग से कंट्रोल भी कर सको, इनकी पॉलिसी को चेक कर सको, सब एक जगह मिक्स नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट भी होने चाहिए इनके साथ साथ, जिससे आपका जो कंट्रोल है वो इनके ऊपर बना रहे। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई सॉल्यूशन बना लेते, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बन जाता है तो आपको क्या होगा वैन के अंदर फायदा। अगर आप ऐसे सॉल्यूशन बनाते हो तो आप जो डिजाइनर जो है, वैन का जो डिजाइनर है, या जब बिजनेस को कह लीजिए या सर्विस प्रोवाइडर को भी कह लीजिए, उसके पास ये क्या खासियत आ जाएगी अगर ऐसे मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि आपका जो ब्रांच डिप्लॉयमेंट है जिसमें आप बहुत सारे समय लगाते हो, वो सारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं। जस्ट लाइक यू आर कमीशनिंग अ न्यू साइट, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे कि आपकी नई नई साइट आती रहती है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नई नई ब्रांच लॉन्च करते रहती है और आप साइट कमीशनिंग कराते रहते हैं। तो साइट को कमीशन करने में हफ्तों लग जाते हैं, किसी साइट को लाइव करने में। तो जो ब्रांच डेवलपमेंट है, ये ब्रांच डेवलपमेंट से फायदा क्या होगा कि इसका मतलब डायरेक्टली क्या है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ग्रोथ कर रही है, और इस ग्रोथ को आप और ज्यादा
फ्लेक्सिबल और फास्टर बना सकते हो बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेटवर्क टू एंड नेटवर्क सेगमेंटेशन बना सकते हो, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये बहुत अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। वैन परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग दीज सर्विसेज। टोपोलॉजी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि एक स्टैटिक टोपोलॉजी पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटोमेटेड फंक्शंस पर जाते हो तो आपके पास क्या है, देयर हैव सो मेनी ऑप्शंस टू ऑल्टर योर टोपोलॉजी। यूजर के एक्सपीरियंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सॉल्यूशंस आ सकता है। अब बात क्या है कि ये सब चीज तो मिल सकती हैं, लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन करना, बिजनेसेस जो डिमांड कर रहे हैं अपने नेटवर्क में लगाना, वो इतना आसान नहीं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके सारे फंक्शन नेटवर्क के ऊपर ही चलते हैं, और उनको इतनी सारी सर्विसेज को अवेल कराकर आपको देना, आप अगर ये सोचो कि एक ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में हो पाएगा तो नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो फ्यूचर में भी अगर कोई इंक्रीमेंट होता है, ये तो करंट सिचुएशन की बात हो रही है, अगर फ्यूचर में भी कोई डिमांड आती है तो वो उसके साथ इसी स्पीड के साथ अडॉप्ट कर पाए उस टेक्नोलॉजी चेंजेस को, और डेप्लॉयमेंट भी कर पाए। तो इन सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी से आपकी अब सारी चीजें चल जाती। क्लियर है? अब अगर आप मॉडर्न नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार और समझना चाहते हो तो ये क्या कहानी है, आपके सामने दिक्कत क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, जितना ज्यादा आप रिडंडेंट बनाओगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज होती चलेगी। लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें भी शायद मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने शायद रिडंडेंसी का डिजाइन आपको शायद बनाकर दिखाया था। तो रिडंडेंसी क्या है, इस रिडंडेंसी को मेंटेन करना ही आपके सामने एक बड़ी सिचुएशन हो जाती है। मींस आपके पास रिडंडेंसी कैसे हो सकती है, रिडंडेंसी का मतलब अगर आप वैन पर बात कर रहे हो और अगर आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रखते हो, आपके कॉर्पोरेट के अंदर, आपके एंटरप्राइज के अंदर केवल एक ही लिंक है, मतलब आप यहां जुड़े हुए और आपने एक ही लिंक ले रखा है, अगर ये फेल हो जाता है तो आप जानते हो नेटवर्क ठप होता है। फिर आप क्या करते हो, एक और लिंक, बैकअप लिंक लेकर रखते हो, इसमें भी पैसा लगाते हो और इसमें भी पैसा लगाते हो। ऑब्वियस है, थोड़ा सा स्लो लिंक ले सकते हो आप। ठीक है, रिडंडेंसी की हमने बहुत सारी बात करी थी, एक सिंगल रखते हो तो आप, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। रिडंडेंसी, एक राउटर से दो आईएसपी के लिंक हो सकते हैं, एमपीएलएस एमपीएलएस वीपीएन हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था ड्यूअल होम बना सकते हो, डबल राउटर ले सकते हो, दो अलग अलग आईएसपी बना सकते हो। तो ये इन तरीके से, दो तरीके से आप रिडंडेंसी डिजाइन करते हो, लिंक कितने भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, एमपीएलएस हो सकता है भाई आपका, इंटरनेट डीएम वीपीएन के साथ आप बना सकते हो। ये सब शायद हमने डिस्कस किया था लास्ट। इंटरनेट वैन के साथ, वीपीएलएस के साथ, 3G 4G, एमपीएलएस 3G 4G के कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये सारे जो है कनेक्टिविटी लाने के आपके सामने तरीके। तो खाली कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप रिडंडेंसी बात करो तो रिडंडेंसी एक ऐसा इशू नहीं है जो आपको आपके नेटवर्क को कॉम्प्लेक्स बनाता। यहाँ बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिसके में आपका जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप बात करना लगो कि सिक्योरिटी, आपको क्या करना है, अपना ये जो वैन डिजाइन है इसकी सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेटवर्क जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन का मतलब जस्ट लाइक एचआर और आर एंड डी, भले ही ये आपस में कम्युनिकेट कर सके लेकिन इनकी जो एंटिटी है वो सेपरेट होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी सिचुएशन है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, ये जो एक सिरदर्द है दुनिया के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसको बहुत प्रॉपरली मेंटेन करना है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस भी अब आपके लिए सरदर्द बन सकती है। आपके इन सर्विसेज में, वैन में क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज करना भी एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। जितना ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस को आप यूज करोगे उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस को आपको मैनेज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसको मैनुअल पर चलते। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस को और ज्यादा क्रिटिकल बना सकती हैं। जितना भी आप मैनुअल फंक्शन पर जाना चाहते हो और क्रिटिकल बनाना चाहते हो, और नेटवर्क जो है आपका और रिजिड होता चला जाता है। नाउ अब चेंजिंग क्या है, अब जो कनेक्टिविटी सेंट्रिक नेटवर्क डिलीवरी मॉडल है वो अब कहां बदलने जा रहा है, डिजिटल
एप्लीकेशन सर्विस सेंटरिंग आप कह सकते हो। मॉडल पर आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, ये जो मॉडल होना चाहिए ये ओपन होना चाहिए, एक्सटेंसिबल होना चाहिए भाई, सॉफ्टवेयर बेस्ड होना चाहिए, प्रोग्रामेबल हो और क्लाउड इनेबल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। मींस आपका जो सॉल्यूशन आप बना कर दो इन सब चीजों के लिए, इसमें क्या खासियत होनी चाहिए? एक तो ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। हमारी लिमिटेशन ये है, फ्यूचर में हम कुछ नहीं कर सकते। एक्सटेंसिबल होना चाहिए, एडवांस कुछ भी टेक्नोलॉजी आप ले आओ, वी आर अडेप्टेबल, हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर ड्रिवन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होना चाहिए, आपकी जरूरत ही ना हो। प्रोग्रामेबल होना चाहिए, आप उसको प्रोग्रामेबल कर सको, प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर सको, आप उसमें पॉलिसी डिजाइन कर सको, चला सको। और भाई साहब क्लाउड इनेबल्ड भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब मॉडल्स के आगे क्या निकल कर आता है? अब निकल कर आता है आपका सॉल्यूशन, जैसे हम लोगों ने कहा एसडी। ये सॉल्यूशन बनाया गया, इस सब समस्याओं को निकालकर ये सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो नेटवर्किंग सेंट्रिक मॉडल से अगर आप आते हो बिजनेस इंटेंट बेस्ड, यानी कि अगर आप यहाँ पे एक और टर्म मुझे याद आती है कि आप इसे कह सकते हो, अब सारे को पहले था नेटवर्क सेंट्रिक, बात कर रहे हो कि आप नेटवर्क को सोच करके हमारे नेटवर्क की लिमिटेशन क्या है उसके हिसाब से हम काम करेंगे बिजनेस। अब यहां हो गया इंटेंट बेस्ड। इंटेंट का मतलब मेरी एक इंटेंट का मतलब मेरे पास एक दिमाग में एक काम है, एक एप्लीकेशन है जो मैंने परचेज करी, जो सोचा मैं अपने टास्क को करना चाहता हूं, और जो मेरा वैन है वो उस इंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रीडिजाइन हो जाए और उसको लिए अवेलेबल हो जाए। अभी क्या है, जो वैन है उसके लिए वैन के अकॉर्डिंग मैं अपनी एप्लीकेशंस को चूज कर पा रहा हूं। लेकिन मैं जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बस एक टास्क आए और उस टास्क के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क ओरिएंटेड टास्क है वो टास्क ऑटोमेटिकली वैन पर आ जाए, वैन और ऑटोमेटिकली उसके साथ शिफ्ट हो जाए और सिंप्लिसिटी के साथ शिफ्ट हो जाए, जो मैनेजमेंट है वो भी इजी रहे। ऐसा एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसे कहा गया आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया। ठीक है, तो जो लोगों के दिमाग में जो माइंडसेट था वो क्या था, जो एक नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर जो फोकस रहा करता था, वो उन्होंने अब चेंज करके क्या बनाया? हमें चाहिए एक एप्लीकेशन सर्विस टोपोलॉजी, मतलब एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर जो हमारी टोपोलॉजीज हैं वो रहनी चाहिए। क्लियर है जी? अब एसडी वैन शुरू होगा। अभी तक तो इंट्रो ही था, उस दिन को थोड़ा सा मैंने और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो जनरल चैलेंजेस हैं, जो नेटवर्क ऑपरेशन स्टाफ है आपका, उसके वो नई सारी एप्लीकेशनों को जो चलाना है, जो वैन के ऊपर चलाना है, वो हम लोगों ने पहले इसमें पढ़ लिया सारा। ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी अमाउंट बैंडविड्थ चाहते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। किसके लिए? बैंडविड्थ के लिए जो अवेलेबल होते हैं। मींस आपके पास जो अवेलेबल बैंडविड्थ है उसमें एक तो पहली बात तो इनकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है, और अगर आप अवेलेबल बैंडविड्थ के ऊपर इसे लगाते हो तो हो सकता है कि वो उसके लिए इनसफिशियंट पड़ जाए। जैसे और उससे फिर सिचुएशन आपकी क्या बनेगी, जैसे ही लो बैंडविड्थ में आप जाओगे आपके जिटर लॉस डिले वाली सिचुएशंस आपके सामने आनी शुरू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने वैन एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना है इन सब एप्लीकेशंस के लिए। और उससे भी आगे जैसे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। अब आपने ईआरपी तो सुना ही होगा, क्या होता है ईआरपी? ईआरपी, सीआरएम Ethernet है? for ring protection or something like that. Ethernet ring protection. नो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मेरे भाई। Okay, sorry. हर चीज अभी वहीं लेके जा रहे हो ना, ट्रेडिशनल पे लेके जा रहे हो सारी चीजें। Right, right, सही बोला सर. अभी आप सब वहीं चल रहे हो। अब थोड़ा सा अभी क्या है, देखो देखो ये यही सोच तो बदलनी है एसडी वैन। सो हम लोग Correct, क्या correct. इंजीनियर्स हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, अभी नेटवर्क सेंट्रिक ही चल रहे हैं, ब्रेन हमारा ये चल रहा है, मीन्स हार्डवेयर सेंट्रिक। हमें क्या जाना है, एप्लीकेशन सेंट्रिक होना है। मेरा बिजनेस की Okay. डिमांड है कि भाई मुझे ईआरपी चलाओ, ये क्लाउड पे चलती है। Yes, yes. सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आप क्या सारे इस पे काम करते हैं? आपके सारी जो प्लानिंग है, जितनी भी एंटरप्राइज की प्लानिंग है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर पे होती है, और वो सारे क्लाउड ओरिएंटेड है। अब आपको इसके लिए अपने यहाँ डेटा सेंटर पे कुछ डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट परचेज अ सीआरएम सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्रॉम द सो मेनी वेंडर्स अराउंड द ग्लोब एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर, आप उन्हें ले लेते हो और उनसे आपका काम होने लग जाता है, वो क्लाउड पे चल रहे होते हैं, है तो आपका ही।
भाई अगर आप ईआरपी की बात करते हो, ईआरपी आप रन करते हो, सीआरएम कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, तो आप अपनी कंपनी के अंदर चला रहे हो, लेकिन वो आपके डेटा सेंटर पर लैंड नहीं हो रहा है आपका अपना, वो कहाँ हो रहा है? क्लाउड पे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं, ये और ज्यादा बैंडविड्थ डिमांड करते हैं भाई वैन के ऊपर, क्योंकि तो मेन है। और अगर कोई नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी ऑप्शन आपने इसको दे दिया, जो इस क्लाउड एप्लीकेशन की रिक्वायर बैंडविड्थ के, मतलब आप समझ लिए उसके कंपेटेबल ही नहीं है, तो क्या समस्या आएगी आपके सामने? आप बिल्कुल एकदम से, आप समझ लीजिए ब्राउन आउट्स की वाली सिचुएशन आपके सामने बन जाएगी। एप्लीकेशन चलेगी, आउटपुट नहीं आएगा, और फिर प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर वही बात आती है, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस अभी तक किस पर बेस हैं? इसके ऊपर, एमपीएलएस लिंक। और इनका कंट्रोल किस पर है? सारा वैन के ऊपर है। जितना भी वैन राउटिंग हो गया या नेटवर्क एसएलएस जितने भी हो गए, आप नेटवर्क से रिलेटेड जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाते हो, आप सर्विस बनाते हो कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग मेरा नेटवर्क चल जाना चाहिए, सारा कंट्रोल उसका। ठीक है। तो और इन पर कंट्रोल किसका है? सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस प्रोवाइडर आपसे या तो टाइम मांग रहे हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, मनी की डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये सब चला कर देंगे, पैसा बहुत दे दो, या क्या कह रहे हैं, कुछ तो मना ही कर रहे हैं, सो सॉरी वी कैन नॉट। आपने लिंक तो ले रखा था, आपने उससे कहा सर ये सर्विस चलाना, मेरा एआरपी बहुत स्लो आ रहा है, इसको ये बैंडविड्थ चाहिए, आप बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं करा पाते, मेरा सीआरएम में दिक्कत आ रही है, आपका जो सेकेंडरी लिंक है इसको थोड़ा सा प्रीमियम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो एकदम से रिजेक्ट कर देता है। सर्विस प्रोवाइडर पे भी चैलेंज है। एक नॉर्मल, अगर आप 100 Mbps का DS3 लिंक है, इसको आप 1 GB में बदलना चाहते हो, सर्किट है आपका ये। अब सर्विस प्रोवाइडर पे आपकी जो कनेक्टिविटी है, उसे इसे बंद करने के, इसे कन्वर्ट करने के लिए पोर्ट बदलना पड़ेगा पूरा, उसे अपने हार्डवेयर में चेंज करनी पड़ेगी, सारी पॉलिसीज को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और भाई फिर वो क्या मांगेगा? या तो टाइम मांगेगा, या आपसे बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा, इस सब सर चीजों की वजह से। और दूसरी बड़ी बात, आपका जो वीपीएन इंडिपेंडेंसी है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी जो वीपीएन डिपेंडेंसी है वो भी सर्विस प्रोवाइडर के अंडरले नेटवर्क के ऊपर है। अगर आप खुद भी प्राइवेट टनल्स इनिशिएट करना चाहते हो, तो यू हैव टू क्रॉस, आपकी ये जो क्रॉस होंगे ये भी आपके एसपी के ऊपर ही होंगे, यानी एमपीएलएस के जो राउटर्स हैं, एमपीएलएस का जो क्लाउड है उसके ऊपर ही आप जाते हो। तो आप कहते हो कि जी वीपीएन में अपने बना लेता हूं, तो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर आपसे पैसे चार्ज करता है, अंडरले नेटवर्क भी आपके कंट्रोल में नहीं। इन सब चीजों की वजह से ये जितना भी कंट्रोल है सर्विस प्रोवाइडर का, इस मॉडर्न नेटवर्क के हिसाब से अगर आप देखा जाए, इस कंट्रोल की वजह से ही आपकी जो डिफरेंशिएटेड सर्विस लेवल्स हैं, हर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट रिसोर्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जाती है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो जाती है इन सर्विसेज को अवेल करना। कहाँ? हार्डवेयर सेंट्रिक मॉडल के ऊपर, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड आर्किटेक्चर पे अगर आप काम करें। ठीक है। तो सर अब यही वो कॉन्सेप्ट है जहां आप कह सकते हो कि हाइब्रिड वैन तैयार हो। ये रिक्वायरमेंट हो गई हाइब्रिड वैन। और हाइब्रिड वैन क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि यहां आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एमपीएलएस लिंक। नो रिक्वायरमेंट। यहां बिजनेस क्या कर सकता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नॉन एमपीएलएस लिंक को, यानी कि आपका जो कमोडिटी ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड को, इवन योर मोबाइल फोन LTE 4G को, वायरलेस को आपके एज ए सेकेंड सर्किट यूज कर सकता है। इसमें ना तो सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है आपको, ठीक है, आपके पास क्या है? रेजिलेंसी हाई है, कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, और जब चाहो आप जब चाहें जिस समय से चाहते हैं आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब ये, और इनके साथ ये जो कंप्लीट ये जो सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे जुड़ने के बाद आपके पास कंट्रोल खो जाएंगे, राउटिंग पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वीपीएन टनल्स, ये सारी चीजें कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो सॉल्यूशन है हाइब्रिड वैन, ये आपको क्या कहता है? जस्ट बेसिकली हाइब्रिड वैन को अब आप एसडी वैन कह लीजिए। एसडी वैन एक ऐसा सॉल्यूशन देता है
कि आपको सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप केवल अपने एमपीएलएस वीपीएन लिंक के ऊपर ही काम करेंगे या एमपीएलएस लिंक के ऊपर ही आप काम करेंगे। यू कैन यूज द एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ट्रैफिक, दैट इज ब्रॉडबैंड। आप जानते हो कमोडिटी ब्रॉडबैंड आपके पास होते हैं, हर जगह लगे होते हैं। एल टी 4G लाइन है, इससे भी कनेक्ट हो सकते हो, जस्ट लाइक बायोडी डिवाइस या एसएएस सर्विस आप अपने इससे ले सकते हो। वायरलेस को यूज कर सकते हो, साथ में आप उसको भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं उसे छोड़ दोगे। आप L3 लिंक एमपीएलएस लिंक को यूज कर सकते हो। और इन पर वो सारे फीचर्स, सिक्योरिटी के फीचर्स, वीपीएन टनल, आप क्या कर सकते हैं, इन सर्किट को और अपने वीपीएन टनल्स बना सकते हो। ठीक है, आप अपने राउटिंग कंट्रोल्स को इसके ऊपर ला सकते हो, सारी पॉलिसीज आप इसके ऊपर ला सकते हो। एनी किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट इसके ऊपर आप लेकर आ सकते हो। कोई भी L2 वीपीएन लिंक है उस पर भी आप चला लो, 4G पर चला लो। और इसी को कहते हैं हम लोग, यहां फिर टर्म आती है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। रियल ऑथेंटिक टर्म है। तो पहली रियल ऑथेंटिक टर्म आपके सामने एसडीएन के निकल के आती है, ये है ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। किसी का कोई सवाल था बीच में भाई? सर SD1 के लिए जैसे कि हम लोग ब्रांचेस साइट्स वगैरह रिमोट साइट्स वगैरह कनेक्ट करेंगे SD1 से, तो फिर भी तो आपको सर बैंडविड्थ वगैरह चाहिए होगा, राइट सर? चाहिए होगा। हायर हायर एप्लीकेशन के लिए अंडर ले पे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में तो चाहिए होगा, राइट सर? एक सेकंड में, आप लोग मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए भाई सब? सर मीन्स आई मीन मैं पूछना चाहता हूँ कि सर एक अंडर एक अंडर मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, बस एक हाँ सेकंड सर। दो मुझे, एक सेकंड तो दो जरा सा, एक सेकंड दो बस भाई, एक सेकंड। ये जूम पे अपडेट हुआ है ना अभी? यस, नाउ स्पीक। सर मतलब मेरा सवाल था सर, अंडर ले पे तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर रहना पड़ेगा सर, बिल्कुल। राइट हाँ सर? हाँ हाँ। तो अगर कोई ब्रांच ऑफिस उसका बैंडविड्थ लो होता है तब भी तो इशू करेगा हायर एप्लीकेशन सर्विस रन करने के लिए, उसके लिए। देखो, यही मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, पहली ऑथेंटिक टर्म एसडीएन की बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। यस सर। कोई रूल ऐसा नहीं कहता कि आपको सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना पड़ेगा फॉर कनेक्टिंग योर रिमोट साइट। आपको किसी दूसरी रिमोट साइट से कनेक्ट होने के लिए एक वैन लिंक की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, आपके पास क्या है, LTE सर्किट है, 4G है, L2 वीपीएन है आपके पास, वायरलेस यस से सर। कनेक्टिविटी है आपके पास का। ठीक है, यस सर। आप उनको यूज कर सकते हो एज ए वैन सर्किट, एंड यू विल अचीव ऑल द गोल्स which is providing by the WAN, wide area network. This is transport independent. ओके सर। स्पीड मिलेगी आपको, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, सारी सर्विस मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये होप बाई होप डिजाइन रहते हैं, होप टू होप। लेटेंसी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी आगे बढ़ेंगे, खैर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फैब्रिक पे जा रहे हैं। ओके सर। तो जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस है, वो आपको कैसा कैसा एक स्ट्रक्चर दिखा सकती है, जस्ट लाइक आप ऐसे बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एमपीएलएस को बिल्कुल हटा दो, कोई भी ये नहीं चाहता अभी। आपका डिजाइन कुछ इस तरीके से हो सकता है, जस्ट लाइक आपका राउटर, आपका एक लिंक एमपीएलएस हो सकता है। ये क्या नेटवर्क के मॉडल हैं जो आज चल रहे हैं, जिन पर आप काम कर रहे हो। एक तो एमपीएलएस लिंक हो सकता है, एक आपका नॉर्मल इंटरनेट हो सकता है, आपका ब्रॉडबैंड। एमपीएलएस महंगा है, ब्रॉडबैंड सस्ता है। इसका 1 GB का अगर आप लिंक लोगे एमपीएलएस का, तो बहुत ज्यादा महंगा है। डेडिकेटेड सर्किट इंटरनेट का, कमोडिटी इंटरनेट लेते हो तो इसका 1 GB सस्ता है, आप जानते हो। समझ रहे हो मेरी बात? आप क्या कर सकते हो, एक साइड में एमपीएलएस रख सकते हो,
और इस इंटरनेट से भी सस्ता ऑप्शन चूज कर सकते हो आप। वो क्या है? 4G LTE। समझ रहे हो? आप और ज्यादा कॉस्ट सेव करना चाहते हो और सारी फ्लेक्सिबिलिटी लेना चाहते हो, तो आप एक और ऑप्शन चूज कर सकते हो। क्या ऑप्शन और दिमाग में आता है आप लोगों के? ऐसे SOHO। नहीं, वो कनेक्टिविटी टाइप होता है। इंटरनेट भाई, बाईपास द सर्विस प्रोवाइडर, एग्जैक्टली। आप ये भी तो चला सकते हो हाँ कॉम्बिनेशन में। हाँ सर। तो ये सब क्या है? ये हाइब्रिड वेन टोपोलॉजीज है, कॉमन जो चल रही हैं आज, जो चल रही हैं आज, जो आप जो एसडी वैन लगा रहे हो ना, अगर आप लोग एसडी वैन पे वर्क कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप हाइब्रिड वैन पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हाँ हाइब्रिड सर। वैन का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? एक जस्ट लाइक आप कह रहे हो कि सर कि हमारे पास लिंक है और हम दूसरी साइड को अप डाउन करना चाहते हो, तो हम इंटरनेट से कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है? ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर से बात करने की जरूरत ही नहीं किसी भी तरीके से। आपको लगता है सर्विस प्रोवाइडर हमको एक बहुत सिक्योर चैनल देता है जिससे किसी भी तरीके का कोई मॉलवेयर इफेक्ट नहीं आ सकता, या कोई भी ऐसा कह लीजिए कोई सिक्योर है, फास्ट है, कंट्रोल्ड है। वो सारा काम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में यूजुअली लोगों का मानना क्या है कि ये एक रिलायबल फंक्शन है, बिकॉज देयर आर सम इमीडिएट इंटरमीडिएट मेंबर्स। आप लोग ये मानते हो कि सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या देता है? सर्विस प्रोवाइडर इज ए बिलीवेबल चैनल। ये आपके आपने क्या किया? थोड़ी सी जिम्मेदारी उसे दे रखे और आप उससे कहते हो। पहले की सोच क्या थी? हम सर्विस प्रोवाइडर से बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले भी आप इंटरनेट से नहीं चला सकते थे। आप क्या कर सकते हो? आप सर्विस प्रोवाइडर से कह सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये भरोसे वाला है, थोड़ी सी जिम्मेदारी इस पे रहेगी, हम कोई गलती हो जाए तो हम इसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, ये हमें ये देगा, उस बात के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ ऐसा ही नहीं। सर्विस प्रोवाइडर अब आपके सामने क्या, आप सारे ट्रेंड सेटअप ही चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। आपको पता है वीपीएन एक ऐसी सर्विस है जो आराम से चल सकती है और सिक्योर आपको सिक्योरिटी दे सकती है। आप फायरवॉल अपने राउटर के आगे भी लगा सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर से ही क्यों बात कर रहे हो? आप सर्विस प्रोवाइडर के सिक्योरिटी वॉल की ही क्यों बात कर रहे हो? आप अपने फायरवॉल की बात कर सकते हो। किसी भी ब्रांच पे अपना फायरवॉल लोकल लगाओ, वहां से फिल्टर करके आप डायरेक्ट इंटरनेट पे जाओ, कोई आपके पास भी नहीं आएगा। लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ही एसडीएन को बनाया गया है। और खाली सर्विस प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी नहीं, उसके अलावा जो बहुत सारे फीचर्स आपको चाहिए जो सर्विस प्रोवाइडर आपको नहीं दे पाता, जो फ्लेक्सिबल डिजाइन आपको नहीं दे पाता, वो सारे काम, स्पीड आपको नहीं दे पाता, रिलेटेड टू टास्क जो है वो आपको परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए इस तरीके के हाइब्रिड वैन की रिक्वायरमेंट आपके साथ। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। अब क्या है? ये जो हाइब्रिड वैन है, वही वाली बात आपकी बात करूं तो कनेक्टिविटी जो है, ये जो सर्विस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग चाहिए और सेंट्रली मैनेज पॉलिसी होनी चाहिए इसके पास। भाई हाइब्रिड वैन का एक जो एक तो ये होगा कि भाई इस तरीके से आप बना सकते हो। और हाइब्रिड वैन में क्या है? आपकी जो पॉलिसी आप लगाते हो वो सारी सेंट्रली कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। जस्ट लाइक मैंने लास्ट टाइम जो आपको सॉल्यूशन दिया था एक होलिस्टिक सिस्टम का, एक कार का वाला सिस्टम दिया था, वैसा ही एक मैनेजमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप एक जगह बैठे रहे हो और सारा का सारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो सारी मैनेज हो जाए, चाहे वो पीयर टू पीयर हो, चाहे वो आपके साइट टू साइट। इस तरीके से अगर आप काम करना चाहते हो और इजीली रहना चाहते हो तो आपके सामने क्या होना चाहिए? अब जैसे पुराने की बात मैं कर लूं, अभी क्या, अगर जो आप ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करते हो जिसमें जो आपकी राउटिंग पॉलिसी है वो क्या है? राउटर टू राउटर है। जितने भी कंट्रोल प्लेन्स हैं, मतलब आपको एक साइड से दूसरी साइड पर जाना था, एक लोकेशन आपकी मूव होकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाना चाहती है, तो वो क्या करते हो? आप राउटर टू राउटर चलते हो, चाहे कुछ भी डिजाइन आपके सामने आता है। ठीक है? तो उतने ही कंट्रोल प्लेन है आपके सामने। समझ रहे हो आप? मतलब हर राउटर के पास एक राउटिंग पॉलिसी है, राउटिंग पॉलिसी को तो आप कंट्रोल प्लेन कहते हो, और सबके पास अपने डेटा प्लेन है। अब इतने सारे कंट्रोल प्लेन को मैनेज करने के लिए आपको बंदे चाहिए। प्रोटोकॉल्स लाइक ओएसपीएफ एंड बीजीपी को कॉम्बिनेशन के थ्रू आप जाते हो। भाई एक साइड से दूसरी साइड पे इन्हीं प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर आप चाहते हो। इनकी अपनी लिमिटेशन है भाइयों की।
भाई जो भी, अगर आप किसी भी वीपीएन राउट को लगाना चाहते हो तो आपको बीजीपी भी चाहिए और एक इंटीरियर गेटवे भी चाहिए। अगर आप वीपीएन साइट लाइव कर रहे हो कोई, आपकी ये साइट थी और ये क्लाउड के थ्रू ये आईएसपी समझ लीजिए, दूसरी साइट पर आप वीपीएन टनल इनिशिएट करना चाहते हो, ऐसे ऐसे तो बनाते हो डायरेक्ट वीपीएन। अब ये जो वीपीएन है किसके बेसिस पर रहा होगा? आईजीपी एंड ईजीपी। बहुत सारे प्रोवाइडर्स आए होंगे, उनमें ओएसपीएफ चल रहा होगा, कहीं आईएस चल रहा होगा, कहीं बीजीपी चल रहा होगा। ईआईजीआरपी वगैरह तो नहीं दिखाई देंगे आपको, ओएसपीएफ दिखाई देगा यूजुअली। ठीक है, इन वीपीएन राउट को एस्टेब्लिश करने के लिए आप इनको यूज करते हो, आईपीसेक यूज करते हो भाई। ये किस लिए काम आता है? आपके ट्रांसपोर्ट को सिक्योर कम करने का काम आता है। तो ये जितनी भी राउटिंग और सिक्योरिटी कंट्रोल प्लेन पॉलिसी हैं, ये सब इंडिपेंडेंटली चल रही होती हैं और सबकी अपनी अपनी स्केलिंग लिमिटेशंस है। इनकी अपनी अपनी कन्वर्जेंस की रिक्वायरमेंट है, इनकी अपनी पॉलिसी की एनफोर्समेंट पॉलिसी है। मींस सबकी अपनी लिमिटेशन है, कौन कितना काम कर सकता है, किसकी जो कन्वर्जेंस है यानी कि जो उनका अप टाइम है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, वो कितना स्लो या फास्ट है, उनके ऊपर जो आप अपनी पॉलिसी लगा रहे हो वो किस तरीके से वो लग सकते हो। मींस वो सारे भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो जो आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क है, जो वैन जिसे आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो आपको एक ऐसी पॉलिसी देता है, वाया यूजिंग द कंट्रोलर आप एक ही सिंगल कंट्रोल प्लेन से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। आपको ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत। अब मैं क्या कह रहा था, मैंने आपसे क्या था, ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए आपको। ग्रैनुलर कंट्रोल का क्या मतलब हो गया? उसका मतलब ये नहीं कि हर डिवाइस के अंदर घुस के उसके इंटरफेस की आईपी चेक करके आप देखो क्या है ये, नहीं, ये वाला ग्रैनुलर कंट्रोल नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आप थोड़ा सा ओवर द टॉप सोचो तो ग्रैनुलर कंट्रोल का मतलब हो गया कि आप बर्ड व्यू अगर देखते हो, आप बर्ड आई व्यू जैसे हम कहते हैं, वहां बैठकर एक कंट्रोल प्लेन से ही आप सारी चीजों को डिजाइन कर सको, सारा मैनेज कर सको। और वो कंट्रोल प्लेन जो सिस्टम है, वो जो मैनेजमेंट सिस्टम है या कह लीजिए जो कंट्रोलर डिवाइस है, वो जो टॉप पर बैठा सब काम को देख रहा है, यानी कि वो जो ड्राइवर है, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजों को मैनेज कर ले बिना आपसे पूछे हुए। बस आपको तो इंटेंट बताना है उसे अपना, उसे अपनी पॉलिसी बतानी है, उसे स्क्रिप्ट बतानी है, उसे अपना टास्क बताना है कि मुझे आज ये काम करना है। वो डिजाइन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, पैसे बचा लेगा, सर्विस प्रोवाइडर से बात नहीं करेगा, और वाया यूजिंग द ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस आपका काम अचीव हो जाता है। ये काम है एसडी वैन का, मोटे मोटे शब्द। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप उन्हीं ट्रेडिशनल मल्टीपल कंट्रोल प्लेन पॉलिसी में फंसे रहोगे तो भाइयों वो जो डिपेंडेंसी है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें फिर क्या दिक्कत आएगी? मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको हर राउटर पर जाके काम करना पड़ेगा मैनुअली। अगर आप ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी इनके थ्रू अगर आप जाना चाहते हो तो आपको सब पर करना पड़ेगा, फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसको सबको हटा दिया आपके एसडी। एंड आई एम डेडिकेटेडली टॉकिंग अबाउट द वैन। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं वैन के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं किसी एंटरप्राइज के इंटरनल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे आईजीपीस की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अंदर वाली साइट्स को कैसे कनेक्ट करोगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, नो, कैंपस टू कैंपस, ब्रांच रिमोट ब्रांच साइट्स टू ब्रांच साइट। ठीक है, घर से बैठे हो आप इंटरनेट को अपनी कंपनी के कॉर्पोरेट नेटवर्क का यूज कर रहे हो, एक्सानेट्स की बात हो रही है बेसिकली, हम लोग यहाँ पर बात कर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वैन, नॉट एसडीएन। एसडी वैन की बात हम कर रहे हैं। तो वैन के ऊपर जो दिक्कत थी हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, इंटरनल में तो केवल मिसकॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग ने उसको बहुत इजीली कर लिया, उसी अप्रोच से बनाकर बनाया गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन है, इसने क्या किया है, जो आपके ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंसी, सॉरी, क्या कहते हैं, फीचर्स है, ये जो फैसिलिटी है, इसको दिया, और इसने बनाई एक ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट फैब्रिक टेक्नोलॉजी जो रिमोट लोकेशंस को सबको आपस में कनेक्ट कर लेती है। फैब्रिक क्या है? फैब्रिक पाथ के बारे में बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज फैब्रिक पाथ? दिस इज माय क्वेश्चन। Sir, tunnels between the sites, SD-WAN tunnels. थोड़ा सा तेज बोलो। SD-WAN tunnels between the sites. अरे That's सीधा एसडीएन पे आ गए तुम तो। व्हाट इज फैब्रिक? fabric. फैब्रिक पाथ क्या होता है? एसडीएन को भूल जाओ, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़। Overlay path, overlay tunnels. और कोई बताओ भाई।
कोई प्रकाश डालो इसके ऊपर। सर ये वर्चुअल तो नहीं है? अच्छा, फैब्रिक से क्या समझते हो? फैब्रिक देखो लाइफ में It's like a stability for the network. के नो, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, जितना भी नेटवर्क है, आप ये समझ ले, नेटवर्क छोड़ दीजिए, जितनी भी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज हैं या डिमांड है, कुछ भी आज भी, जो कल थी या आएगी, वो सब आपकी की हुई यूजर की। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन है किसी बिजनेस का, कुछ भी मोड है, उसको कौन एक्सेस कर रहा है? उसको आप लोग एक्सेस करते हो, डिमांड आपकी। और टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं है ना, किसी न किसी लाइव चीज से मिलकर बनी। तो जो फैब्रिक क्या है, फैब्रिक का रियल नेम क्या है? कपड़ा। जस्ट लाइक ये जो मैं पहन रहा हूं, फैब्रिक क्या है? कपड़ा ही तो होता है। अब कपड़ा बनता कैसे है? देयर आर मिलियंस ऑफ थ्रेड्स, धागे होते हैं, वो आपस में बनाए जाते हैं, तभी तो मिलकर एक फैब्रिक बनता है भाई। अगर आप किसी कपड़े का कंस्ट्रक्शन देखोगे, किसी भी कपड़े का, जो आप क्लॉथ जो पहनते हो, इसका जो ये पैटर्न, ये जो है जो आप वेयर कर रहे हो, इसे आप फैब्रिक ही तो कहते हो, या और कोई वर्ड है इसका? ये कैसे बना हुआ है? मल्टीपल पतले पतले धागों को लेकर एक बड़ा कपड़ा तैयार किया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेट में। इंटरनेट भी क्या है? देयर आर सो मेनी थ्रेड्स, एवरी मशीन कनेक्टेड टू द एवरी मशीन बाय यूजिंग मिलियंस ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, बहुत सारे जगहों से, इधर से निकल कर इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, इधर से सब जुड़े हुए हैं। मीन्स आप अगर ऐसे बात करते हो, तो आप क्या कह सकते हो? आपका जो नेटवर्क है, जो हर मशीन है, कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्रेड से कनेक्टेड है। हर जगह आप कहीं ना कहीं सबसे कनेक्टेड हो। ये इंटरनेट का बेसिकली डिजाइन है। ओवर द इंटरनेट यू आर बिहेविंग लाइक अ थ्रेड, एंड एवरी पॉइंट एंड पॉइंट्स कनेक्टेड टू डिफरेंट एंड पॉइंट। भले ही उनके नेटवर्क सेगमेंटेशन अलग हो, दे कैन नॉट एक्सेस ईच अदर, बट दे हैव द पाथ। और सिस्को एसडीएन क्या देता है? इस फैब्रिक पाथ को ही यूटिलाइज करके आपको सर्विस देता है। इन सारी चीजों को यूज कर सकता है, बिकॉज दिस इज ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंसी क्या है? किसी सर्विस प्रोवाइडर से नहीं है। कोई भी लिंक, कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आपको कहीं भी लेकर जा सकती है, कहीं भी जा सकते हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फैब्रिक पाथ, फैब्रिक टेक्नोलॉजी। क्लियर है? हाँ या ना भी बोला करो भाई। जी हाँ सर, सर, क्लियर। क्लियर है। yes। Clear है sir. तो अब देखिए, ओवरव्यू कितना तगड़ा है इस एसडेवन का। एसडेवन ने क्या किया? इंडिपेंडेंसी हटा दी, मतलब डिपेंडेंसी हटा दी। अब आप जानते हो मोबाइल, अभी समय, इस समय अगर मैं अपने यहाँ सिस्टम में, अपने इस लोकेशन की बात करता हूं, तो मेरी हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। मेरे पास आईएसपी से भी लिंक है यहाँ। ठीक है, मेरे पास कमोडिटी ब्रॉडबैंड भी है, फाइबर के साथ में कनेक्टेड हूं। मैं मोबाइल से भी जुड़ा हुआ हूं, LG40 भी चल रहा है, सब चल रहा है। ठीक है, सारे लिंक मैं लेकर यहाँ पर बैठा हूं, और ऐसे ही आपके पास भी होगा। मतलब एक मशीन के साथ कितने सारी कनेक्टिविटी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फैब्रिक पाथ। और इन सब पाथ्स को यूज करके मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, किसी भी लोकेशन से कहीं भी जा सकता हूं, सिक्योर वे में, फ्लेक्सिबल वे में, फास्टेस्ट में। और इस फैब्रिक पाथ पे अगर आप यहां नजर डालें, तो ये आपको क्या देता है? ये डिवाइस को अगर यहां कम्युनिकेशन करना है, तो इसके पास ये एक पाथ है अलग से। जरूरी नहीं है इनके पास होकर जाना, बस यू हैव टू डिस्कवर द बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। एंड फॉर द बेस्ट पाथ सिलेक्शन, आपकी जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो काम करके देंगे आपको सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अपने आप काम करके देंगे आपको। और क्या हुआ? डायरेक्ट लेटेंसी खत्म।
नो लेटेंसी, जिटर खत्म, डिले खत्म, और बहुत फास्टली आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी विदाउट यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? यस सर। वेरी नाइस। तो जो ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंस है वो ही इसका सबसे पावरफुल टूल। आपको एक ओवरले मॉडल देता है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंसी है ये आती कहां से है? ओवरले टेक्नोलॉजी से ही आती है। ओवरले क्या है? ये एक टनल है जो किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट के ऊपर वर्क कर सकती है। किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपके वैन एनवायरनमेंट के अंदर आप टनल के बेसिस पर ही चलते हो। एसडी वैन टोटली टनलिंग बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा टनल्स के ऊपर, लेकिन किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के अकॉर्डिंग दो डिवाइसेस दो साइट्स के बीच में आप उसे बना सकते हो। तो यानी कि कहा जाए तो एक तरीके का वीपीएन कॉन्सेप्ट है, मोटे मोटे शब्दों में या लेमन टर्म में अगर मैं बात करता हूं तो एक तरीके का वीपीएन, ठीक है। तो अब आपको एमपीएलएस ही नहीं होना चाहिए कि खाली, कई बार क्या होता है कि एमपीएलएस से आप रिमोट ब्रांचेस यूज करते हो और फिर वहां से वो रिमोट ब्रांचेस इंटरनेट सर्किट यूज कर लेते हैं आगे किसी और ब्रांच से यूज कनेक्ट करने के लिए। ये पहले भी चलता था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसको बिल्कुल एक तरीके से अपनी एक पॉलिसी के अंदर डिफाइन कर लिया सॉफ्टवेयरली, और सारा काम हो गया। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओ, बस एक सेकंड, थोड़ा सा। हाँ जी लीजिए, पूछो। सर जो ऑर्गेनाइजेशन अगर एमपीएलएस अडॉप्ट कर लेती है तो उनको वीपीएन की जरूरत नहीं है? जरूरत है, क्यों नहीं है? तो फिर सर रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है ना आपके। ये आप क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, तो वीपीएन तो आप चलाना चाहते हो चलाओ, नहीं चलाना चाहते मत चलो। समझ रहे हैं? आप प्राइवेट प्राइवेट एड्रेसिंग यूज कर रहे हो और यू हैव मल्टीपल साइट्स फॉर द प्राइवेट नेटवर्किंग, तो आप उसके लिए वीपीएन चलाओगे चलाओगे एमपीएलएस L3 वीपीएन आपको प्रोवाइड करेगा, वो वीआरएफ वगैरह ये सब जो आप काम करते हो। बहुत सारे कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कोई कोलैबोरेशन कर लिया है, उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके सारे नेटवर्क से कनेक्ट ना हो, कुछ साइट किसी साइट से ही बात करना चाहते हो, ओवर द योर ट्रेडिशनल लिंक आप उसके ऊपर वीपीएन टनल इनिशिएट कर सकते हो भाई। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि आप हो यहाँ पर और आपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टिविटी ले ली है, सर्विस प्रोवाइडर ने आपको डेडिकेटेड सर्किट दे दिया है जिस पर ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता, ठीक है। वो अंदर यूज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर में, बहुत सारे उनके वीलैन कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइवेट वीलैन, कम्युनिटी वीलैन, ये सारे काम यूज करते हैं, स्विचेस के यूज करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बीजीपी लगाते हैं, उस पर लगाते हैं, आपको एक डेडिकेटेड सर्किट दे देते हैं। अब इसमें भी क्या, अब आपने क्या किया, आपके पास एक और अदर कंपनी आ गई, फिर एक और अदर कंपनी आ गई, इसी ब्रांच में यहाँ पर कोई एक और था, यूजर था, बॉस इस ब्रांच के हेड से बात करना चाहता है, उसके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, तो आप इस ट्रेडिशनल लिंक पे नहीं भेजते, तब आपके पास क्या है, इजी वीपीएन ऑप्शंस हैं, वीपीएन के थ्रू आप कनेक्ट होना चाहते हो। आपके जो रिमोट साइट यूजर्स हैं वो आपके डेटा सेंटर से कनेक्ट हो जाना चाहता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, फिर वैन उनको आपके पास लेकर आता है, आपके तो डेटा सेंटर पे उसी से जा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पुराने वीपीएन वाले काम, ये भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द योर रिक्वायरमेंट। सर्विस प्रोवाइडर देखो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर आपको केवल कनेक्टिविटी देता है ओनली, उसको कैसे यूटिलाइज करना है आपके ऊपर है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी सर्विस प्रोवाइडर आपको देता चला जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट
सर्विस प्रोवाइडर प्रूव नहीं कर पा रहा, वो आपकी रिक्वायरमेंट को पैसे दे रहा है, पैसे मांग लेता है वो, तो इनके सर हम आपकी हर इच्छा को पूरी कर देंगे, आप हमें पैसे दे दे, जस्ट स्पेंड योर मनी, और हम उसको यूटिलाइज करके आपको दे दें। ऐसा काम आप कर सकते हो, इतना काम हो गया। अब कुछ आपकी ऐसी चीजें हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो ग्रोइंग मोड में हो, समझ रहे हो आप केवल एक स्टेबल नेटवर्क के लिए नहीं बैठे थे। आपको क्या है कि मुझे तो आने वाले टाइम में भी और ग्रोथ करनी है, और ज्यादा एम्प्लॉय हायर करने हैं, और ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने ब्रांड की रेपुटेशन को और ज्यादा ऊपर लेकर जाना है। तो उसके लिए आप नई नई एप्लीकेशंस, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते चले जाते हो, और नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ता जाता है, सर्विस प्रोवाइडर से बात करते चले जाते हो। एक समय ऐसा आता है सर्विस प्रोवाइडर या तो बहुत अननेसेसरी के पैसे डिमांड करता है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को भी काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में आप क्या सोचोगे कि भाई या तो मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे यूटिलाइज हो जाएं और मैं उनको यूटिलाइज कर पाऊं, और पैसे मेरे कम लगें और फ्यूचर की ग्रोथ ज्यादा हो। ऐसे ओरिएंटेशन टास्क जो हैं, ऐसे जो लोग हैं जैसा सोचते हैं, उनकी वजह से इस पूरे वैन को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ा, अदरवाइज जरूरत ही नहीं थी। आपकी जरूरत नहीं होती, सर्विस प्रोवाइडर चल रहा था, पैसे देता रहता। आपकी जरूरत क्या है? मुझे नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन किस मोड में चाहिए? कम पैसे में, सिक्योर, फ्लेक्सिबल, इजी टू कंफर्टेबल, सबसे कम फॉल्ट होने चाहिए, फॉल्ट होने ही नहीं चाहिए, मेरी कस्टमर के सामने एक भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से उनके एसएलएस होते हैं, उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनते हैं, वो नेटवर्क पे अप्लाई होते हैं। और फिर अगर उन एसएलएस को आप, अगर आपके नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या नेटवर्क प्रोवाइडर्स उनको अचीव नहीं कर पाते, तो दिक्कत कहाँ आती है? आपके पूरे बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर दिक्कत आती है, आपको मॉनेटरी कॉस्ट का नुकसान होता है, और आपका नुकसान फिर सभी को झेलना पड़ता है। फिर होता है रिसेशन, फिर होता है टेक्नोलॉजी चेंज, फिर ये सारी सिचुएशंस आती हैं, और कहीं ना कहीं जाकर आपका जो ओरिजिनली एंड प्रोडक्ट है, जो वो कंपनी बेचती है, जिसके लिए उसने आप सबको लग रखा है, इतना पैसा लगा रखा है, वो जब ड्रॉप हो जाता है, उसकी सेल ड्रॉप होती है, तो सारा नुकसान आपको आता है। उन सबसे बचने के लिए इंजीनियर्स जो हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी को सोचते रहते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिस्को एसडी वैन को बनाया, जो फैब्रिक पाथ को अचीव करके आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमल लेटेंसी, मिनिमल डिले, मिनिमल जिटर आपको एक साइड से दूसरी साइड पहुंचा सकता है विद द सिक्योर। और वो सारी एप्लीकेशन, वो सारी हाई बैंडविड्थ अचीविंग जो एप्लीकेशंस हैं, जो हैवी एप्लीकेशन, वो पुराने जमाने की एप्लीकेशन नहीं, आज एप्लीकेशन क्या क्लाउड पर लैंड करती है, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ मांगती है, वो सब मिल जाएगी उसे, आगे भी जाओगे तो भी मिलेगी, बैंडविड्थ की कोई कमी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर से बैंडविड्थ लेना महंगा, डेडिकेटेड सर्किट जो तो लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो वो सारी चीजें चेंज होकर अब आपके सामने यहाँ पर दूसरे मोड में आ गई, जिसे एसडी वन ने आपके लिए अवेलेबल बना, टोटली आपके। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या कह सकते हो कि इन सब चीजों से आपको एसडी वन क्या देगा? आपको देगा एक सिक्योर, या कोई भी हाइब्रिड वैन की अगर हम बात कर रहे हैं, इलास्टिक कनेक्टिविटी। इलास्टिक कनेक्टिविटी का मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। क्लाउड की अप्रोच इसके लिए फर्स्ट होगी, सर्विस प्रोवाइडर नहीं। तो आपको मिलेगा क्लाउड की फर्स्ट अप्रोच। अप्रोच टू मतलब क्लाउड फर्स्ट अप्रोच का मतलब होगा क्लाउड को पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा, बाद में देखेंगे। ये डिजाइन जो आपके देकर जाएंगे, जो आपका हाइब्रिड डिजाइन है, और एप्लीकेशन का क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी आप यूजर हैं, वो बस खुश रहने चाहिए और आपका काम होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें होंगी। और जो ऑपरेशंस हैं, जो आपके ऑपरेशंस हैं, वो भी बहुत फास्ट हो जाने चाहिए, उनमें भी सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है Sir, one question here. जी। सर, क्लाउड फर्स्ट कनेक्टिविटी का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? अप्रोच का मतलब क्या होगा कि वैन क्या कहता है भैया, आप सीधा कहता है कि डेटा सेंटर से कनेक्ट होकर आओगे आप मेरे पास, अगर आपको कहीं भी जाना है। मीन्स इफ यूजर वांट, चाहे वो रिमोट पर हो, चाहे गेस्ट भी हो आपका, वो इंटरनेट को यूज करना चाहता है कहीं,
तो वो पहले आपके डेटा सेंटर से मूव होकर जाएगा. योर डेटा सेंटर विल अलाउ और नॉट, देन ही कैन एक्सेस द इंटरनेट. और आपकी एप्लीकेशन जो आप प्रोग्रामेबल ऐप जो चला रहे हो वो सीधा क्लाउड से तो आपने परचेज कर ली, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए क्लाउड पर जाने के लिए आप कहां जा रहे हो? डेटा सेंटर से होकर जा रहे हो. समझ रहे हो आप? मीन्स आप अपने L3 लिंक को यूज करते हो तब जाते हो. तो ये वैन तो सपोर्टेबल नहीं है जो आपको बार बार एक ही जगह से लेकर जाता है, स्ट्रिक्ट करता है, बाउंड करता है. क्योंकि आपका डेटा तो बहुत सिंपल, मतलब जस्ट लाइक आप गूगल को सर्फ करना चाहते थे. आप कहां जा रहे हो? पहले डेटा सेंटर पे जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के, जहां भी होगा वहां से फिर आप गूगल पर जाओगे. ये तो ठीक बात नहीं है ना. राइट. तो अप्रोच क्या होनी चाहिए वैन की? गूगल पर जाना चाहता है, ओ ठीक है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस दो ना भाई इसको. ये डेटा सेंटर पे जाकर करेगा क्या? बट ये तो सर पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा ना कि No, हम पॉलिसीज. not over the policy. It's totally depend over your network routing, the network design. देखो आप यहाँ बैठे हो इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. आपने Right. वैन लिंक लिया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर से, और सर्विस प्रोवाइडर पे डेटा सेंटर है आपका भाई, डीसी है. आपका सारा जो ट्रैफिक है, सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, ऑथेंटिकेशन, वो डीसी पे तो रहते हैं. ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट डेटा सेंटर क्या करेगा भाई? आप पहले कहीं भी जाना चाहते हो, आपने जस्ट गूगल को सर्च करना चाहा तो पहले लिखा जाएगा यहाँ ऑथेंटिकेट होगा यूजर कि हाँ भैया ठीक है, और फिर वो गूगल को सर्च करेगा. ये ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट यही कहता है कि यू हैव टू फॉलो द स्टैटिक टोपोलॉजी. राइट. ये इसी ट्रेडिशन को ही तो बदल रहा है वैन. ये क्या है? ये वैन है नॉर्मल, जाना ही पड़ेगा. एसडी वैन क्या कहता है? सिस्टम ने देखा, ओके गूगल. एसडी वैन सॉल्यूशन ने पढ़ा, ओके गूगल. भैया यहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सीधा निकल जाओ, यहाँ बहुत सारे रास्ते, जाओ. देयर इज नो नीड टू चेक द डेटा सेंटर एंड वैन लिंक और ये सब चीजें. मेरे पास जब अल्टरनेटिव इतने सारे पाथ थे तो उधर से आपको मैं दे सकता हूं. मींस एप्लीकेशन बेस्ड. इसने क्या किया? क्लाउड बेस्ड बनाया. क्लाउड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच क्लाउड इसलिए बनाई है कि आप पहले सब चीजों को क्लासिफिकेशन करके देख लो. तो क्लाउड पर जाना है तो क्लाउड पर जाऊंगा भाई, मैं इस डेटा सेंटर के ऊपर काम नहीं करूंगा. मैं स्लो लिंक पर क्यों जाऊंगा? मैं पहले से उस कॉम्प्लेक्स डिजाइन पे क्यों जाऊंगा? तो इनका मतलब क्या है? क्योंकि जो एस सर्विस है ये सारी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तो यूज कर रहे हो आप आजकल. राइट. ट्रू. ठीक है, तो इनका मतलब क्या होगा? आप किसी फिजिकल डेटा सेंटर के ऊपर होकर जाओगे भाई. ये तो क्लाउड बेस्ड है. ट्रू. तो वैन की अप्रोच क्लाउड के लिए होनी चाहिए, ना कि पहले मैं अपने डेटा सेंटर में लाऊंगा, अपने सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क को घुमाऊंगा, चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, तब लेकर जाऊंगा उसको. नो, राइट. यू हैव टू यूटिलाइज एक्चुअली ओवर द टॉप. अगर मैं बात करता हूं एज पर माई एक्सपीरियंस, दुनिया का हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप ये मानते हो? ट्रू. सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, केवल पॉलिसीज ने आपको रोक रखा है एक दूसरे के अंदर एंटर करने से. राइट. उस पॉलिसी को मेंटेन करते हैं हमारे सिक्योरिटी बैरियर्स. मींस वो डोमेन्स जो हमें कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स, वही कंट्रोल करते हैं, उनके हिसाब से चलते हो आप, अपने हिसाब से चलते नहीं. ठीक है, उसमें क्या है? मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है. बहुत सारी पॉलिसी सेट है. पहले जमाने में क्या था? पहले जमाने में लोग घबराते थे क्योंकि एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा, आप कह लीजिए, श्योर नहीं थी. मूवमेंट के ऊपर, मतलब डिपेंडेंसी अपने आप ही होती थी. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी डिपेंडेंसी रहती है. अगर आप बात करो अपने टाइम को, अगर मैं अपने टाइम को बात करता हूं तो मेरी अपने फादर पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी. राइट. क्योंकि हम में इतना ज्ञान नहीं था. ये कह लीजिए आईक्यू लेवल जो था हमारा, वो इतना डेवलप्ड उस समय की. जनरेशन चेंज क्या कहते हैं? यही तो होता है जनरेशन. अब मेरे जो बेटी है उसका आईक्यू लेवल इतना है, अगर वो 1.5 साल की है तो वो मेरे रिस्ट वॉच को और ऊपर वाले रिस्ट वॉच को देखकर इशारा करके कहती है बोथ आर द सेम थिंग. जो वॉल क्लॉक लगी है, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वो 2 साल की होगी इस टाइम में,
मैं कल बैठा देख रहा, मैंने कहा ये क्या कह रही है, वो मेरे रिस्ट वॉच को देखती है और मेरा हाथ उठाकर उस बड़ी वाली वॉल क्लॉक को दिखाती है कि बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही चीजें हैं। मैं कहा ये देख लो IQ। और हमें हम्म। हमें इतना भी नहीं पता था कि हमें स्कूल जाते समय ड्रेस का भी क्या मतलब है। जो घर वाले ही पहनाते थे वही पराठे रखते थे, वही जाके हमें खाने हैं नहीं खाने हैं वही करके आना होता था। देयर इज अ डिफरेंस। राइट। इस वक्त में भी सेम यही गेम। उस समय में क्या था, सबको सपोर्ट की जरूरत थी, बिकॉज एवरीबडी इज फ्राइटन। सब लोग डरते थे, घबराते थे। नेटवर्क एक बहुत बड़ा चीज था, तब हमें पैसे भी ज्यादा मिलते थे। राइट। दूसरा मेरी बात, उस समय में जो डेवलपर थे, जो इंजीनियर थे, जो ट्रबल शूटर्स थे, एज पर माई एक्सपीरियंस, उनको पैसा भी मिलता था, वैल्यू भी थी। क्योंकि उनके पास क्या था, वो डर से था ना, डर से आदमी ज्यादा कुछ घबराता तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। CCI की वैल्यूज बहुत ज्यादा थी। आज क्या है, आप लोग थोड़ा सा अलग हो गए। आपकी जो सोच है, अप्रोच है, नेटवर्क के यूजर्स की, जो नॉर्मल एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑपरेटर, उसकी भी सोच अलग हो गई है। दे ऑल्सो नो अबाउट द व्हाट इज द IP एड्रेस, व्हाट इज द WWW, ये सारी चीजें, क्लाउड क्लाउड हमसे ज्यादा वो जानते हैं। वो सारी चीजें जानते हैं, पहले नहीं था ऐसा। तो उस टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन, थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। लेकिन मेरा मानना क्या है, सारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस कंट्रोलर डोमेन के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी। बिकॉज अब क्या है कि अगर आप उस कंट्रोलर के ऊपर जाओगे तो वो उस पर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो शायद जो आप अचीव करना चाहते हो, जो अवेल करना चाहते हो, वो उसको आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा, या समय लगाएगा। भाई बर्डन इतना ज्यादा है उसके ऊपर। तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, विद द सेम सेट ऑफ फीचर्स, सेम सेट ऑफ पॉलिसी, विद द सेम सेट ऑफ सिक्योरिटी, विद मोर ग्रैनुलर सिक्योरिटी। आप खुद भी कुछ कर सको, आपके पास भी कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर से आप वापस ले लो, अपने पास रखो और अपने हिसाब से नेटवर्क को घुमा सकते हो। यानी वैन को आप अपने हिसाब से रोम करना चाहते हो, तो वो वाली जो सर्विसेज थी, जो मतलब आप, इसीलिए मैं कहता हूं हार्डवेयर सेंट्रिक मॉडल से उठकर जस्ट लाइक आप IaaS सर्विस पर चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आ गई आपके सामने। अब आपको हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं, क्लाउड से उठा लो। सारे सर्वर जो है कहीं से भी आप सर्वर परचेज कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को करने के लिए आपको खुद लगाने की जरूरत ही नहीं है। यही होता है ना। राइट। तो ऐसी ऐसी जो सर्विसेज हैं, इनको आपके कंट्रोल में लाने के लिए, इससे क्या हुआ, नेटवर्क की ग्रोथ हो गई, नुकसान नहीं हुआ है। इससे ऐसा नहीं है सर्विस प्रोवाइडर को लॉस हो रहा है, काम तो सर्विस प्रोवाइडर फिर भी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे जीवन में, आप भी करते रहोगे। इससे क्या हो रहा है कि जो अननेसेसरी का जो टैलेंट वेस्टेज था वो बच गया है, मिस कॉन्फ़िगरेशन से आप बच गए हो, और आपके सामने सारे सॉल्यूशंस निकल कर आए। तो हमारे पास क्या, हमारे पास भी पावर आ गई है कि ये जो अवेलेबल नेटवर्क है, जो आप कह लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई सर्विसेज हैं, हम इन सबको यूज कर सकें इन एथिकल वे और इन द फास्टेस्ट वे टू अचीव माई गोल, टू अचीव माई SLAs, माई ऑर्गेनाइजेशन SLAs. So we are have some solutions just like SDWAN and so many vendors providing these kind of solutions. Clear है? अच्छा। हेलो। यस सर, क्लियर है, क्लियर। हाँ क्लियर है सर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कुछ यूज केसेस के बारे में, यूज केस का मतलब क्या हो गया, जो वैन में चेंज आते हैं मेजरली, मेजरली कुछ यूज केस की अगर मैं बात करता हूं जो वैन में चेंज आते हैं, तो उनको दो चार यूज केसेस हैं जो आपके बहुत काम के हैं और जिनके ऊपर काम आएगा, और होता भी है। तो उनमें सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या चाहिए जो वैन में चेंज मांग रहा है। सबसे पहला जो यूज केस मेरी नजर में आता है, वो आता है बैंडविड्थ एग्रीगेशन। और लोड बैलेंसिंग। अब वैन वैन में क्या क्या चेंज चाहिए, किस वजह से आपको क्या क्या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से वैन को आपको चेंज करना पड़े। अब क्या, बैंडविड्थ एग्रीगेशन और एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग एक ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड। ठीक है। अब बहुत सारे यूज केस ऐसे हैं जो वैन को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, जस्ट लाइक
सब लोग बैंडविड्थ को एग्रीगेट करना चाहते, मींस आपके पास जो जितने भी पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उन सबको आप एक साथ यूज करना चाहते हो। जैसे आपके पास ए और बी दो लिंक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके पास दो लिंक है, ए है और एक बी है, ठीक है। अभी क्या है, अभी ए एंड ए चलता है, मतलब ए ही इस प्राइमरी रहता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? या तो ए होगा या बी होगा। भाई यही तो होता है आप जो डिजाइन बनाते हो अभी नेटवर्क में। सिंपल जो अगर नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं, इफ यू हैव टू लिंक्स, टू वैन लिंक्स, तो आप क्या करते हो, एक ए प्राइमरी और बी सेकेंडरी लिंक होता है। तो ए और बी की जगह अगर ए प्लस बी हो जाए तो कितना बढ़िया है। अगर आप इस यूज केस की बात करते हो, बिजनेस क्या मांगता है आज आपसे कि मुझे प्राइमरी नहीं चाहिए। यूजुअली क्या होता है, ए लिंक फेल हो जाता है, बी आपकी जगह आ जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो दोनों के दोनों लिंक को यूज कर लो, मैं तो दोनों के पैसे दे रहा हूं। ठीक है। तो इसमें आपको दोनों को यूज करने का जो कॉन्सेप्ट है वैन में सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी आपको पता ही है लोड बैलेंसिंग देता नहीं है। ठीक है। अगर इस हिसाब से चल रहे हो और जुगाड़ करके आपको दोनों को एक साथ मतलब एग्रीगेट करना चाहते हो, अगर आप अपनी दोनों लिंक के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करना चाहते हो, तो एक ट्रेडिशनल में तो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाइब्रिड के अंदर आप जो हाइब्रिड वैन अप्रोच बना रहे हो, उसमें इसी उसको इसी के लिए डिजाइन किया गया। वो क्या कर सकता है, दोनों की लिंक को बैंडविड्थ को आपस में क्लब कर सकता है, यानी कि एक्टिव एक्टिव सिनेरियो पर काम कर सकता है। बोथ लिंक्स, मल्टीपल जितने भी लिंक हैं आपके, उन सबको यूज कर सकते हो आप बहुत ही एफिशिएंटली। कोई भी क्या कहते हैं उसको, अंडर यूटिलाइज लिंक नहीं रहेगा, ना ही कोई ओवर यूटिलाइज लिंक रहेगा। आप क्या कर सकते हो, इन सबको जोड़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है उसका जो बिहेव है वो और ऊंचा चला जाएगा। अब इसमें भी क्या बात करते हो, अब इसमें भी क्या हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है लोड बैलेंसिंग। भाई एग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया, लोड बैलेंसिंग किसकी, एप्लीकेशन बेस। ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। बिजनेस क्या चाहता है, मेरी जो एप्लीकेशन है इसके लिए लोड बैलेंस हो जाए। वैन में तो बहुत मुश्किल है, एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसिंग इतना इजी नहीं है। तो आप जो वैन लिंक पर चलाओगे, अब एसडी वैन ने क्या किया, या हाइब्रिड वैन जितना भी आप बना रहे हो, उनके पास उनसे कहा गया कि भाई मेरे वैन को चेंज करो, क्योंकि अब जो बिजनेस मांग रहा है कि एक एप्लीकेशन के लिए बैंडविड्थ एग्रीगेट कर लो एप्लीकेशन बेसिस पे, या लोड बैलेंसिंग कर लो। लोड बैलेंसिंग में भी क्या है, एक तो राउंड रॉबिन होता है। आप क्या चाहते हो, जो लोड बैलेंसिंग के जो वेरियस ऑप्शन, आपको जानते हो कि कितने तरीके के लोड बैलेंसिंग एनवायरनमेंट आपके पास मिल सकते वेटेड, हैं राउंड भाई? रॉबिन, यस, लिस्ट कनेक्शन। यस भाई। मेजर मेजर आप देख लो, एक तो एक्टिव एक्टिव हो गया, दोनों लिंक पे 50-50% ऑफ एक हो गया। एक राउंड रॉबिन हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। एक वेटेड हो गया, जिसमें आप एक एप्लीकेशन पे किसी एक पर्टिकुलर मतलब किसी एप्लीकेशन के किसी एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भेजना चाहते हो, किसी दूसरे को भेजना चाहते हो। यानी कि आप किसी एप्लीकेशन को फोर्स करना चाहते हो कि स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के लिए कि आप लेयर 3 लिंक पर जाओ या इंटरनेट सर्किट पर जाओ, ऐसा काम कर सकते हो। भाई ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है वैन पे, जो कि अभी तक वैन पे पॉसिबल नहीं थी। ये अचीवमेंट है, ये मतलब वैन की रिक्वायरमेंट जो आने वाले टाइम में आती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि आपको वैन को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप बात करो, जैसे आपके सामने ये आपका राउटर है, ये हो गया आपका एमपीएलएस, ये हो गया आपका इंटरनेट। मीन्स आप एक्टिव एक्टिव चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट लोड शेयरिंग हो गई। एक एप्लीकेशन है वो दोनों तरफ से बाहर निकलती, ये कर सकते हो। ठीक है। आप चाहते हो वेटेड,
इसी में। तो वेटेड का मतलब क्या होगा, इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। भाई आपने यहाँ पर इसकी परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दी तो इधर इस वाले लिंक को ज्यादा यूज करना चाहते हो, उसको कम करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एक और चीज है कि आप किसी एप्लीकेशन को स्टैटिकली पिन करना चाहते हो। एप्लीकेशन पिन क्या हो गया भाई, लोड शेयरिंग चल रही है, लोड बैलेंसिंग चल रही है, कोई एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि उसके लिए केवल मैं एमपीएलएस वाला लिंक ही यूज करूं। बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग इनेबल है, लेकिन आप स्टैटिकली उसको पिन करना चाहते हो तो इसकी भी जरूरत है, ऐसी भी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ सकती है आप। समझ रहे हो मेरी बात। तो इतनी तरीके की लोड बैलेंसिंग आप वैन पर कर पाओ, एग्रीगेट कर पाओ और हर तरीके के फीचर को यूज कर पाओ, तो आपको वैन को रीडिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वैन में तो पॉसिबल नहीं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। हेलो सर, यहाँ पे एक छोटा डाउट था। जैसे जहाँ आपने एक्टिव एक्टिव बोला, आपने एक एमपीएलएस बोला और एक इंटरनेट, तो आइडियली तो सर इंटरनेट जिस लाइन के थ्रू हमारे पास आ रहा है उसी पे एमपीएलएस डिप्लॉय होता है। अगर एक कस्टमर एज राउटर है तो यहाँ तो होगा नहीं, कैसे भी वो तो जो भी होगा प्रोवाइड, जो हमारे आईएसपी प्रोवाइडर है उसके एंड पे होगा ना बिल्कुल एमपीएलएस। होगा जी। तो ये लाइंस में समझा नहीं, एक आपने देखो बोला ये ये जो इंटरप्राइज। एमपीएलएस लिंक क्या होता है, एमपीएलएस यहाँ जो आपका कस्टमर का जो डेटा आ रहा है वो सारा हैंडल सर्विस प्रोवाइडर से हो रहा है, राइट। बाय देयर एमपीएलएस क्लाउड। यहाँ जो आप इंटरनेट को कर रहे हो, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर का कोई रोल ही नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, जस्ट यू आर वर्किंग ओवर द पब्लिक नेटवर्क, दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस। ओके ओके, समझ गया। बहुत सिंपल सी बात है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता, वो एक फ्लैट डिजाइन है, शेयर्ड एनवायरनमेंट है। एमपीएलएस क्लाउड राइट क्या है, ये डेडिकेटेड सर्किट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर भी मेंटेन करता है। उसी हिसाब राइट। से आपके काम होता है, इसलिए तो वो पैसे लेता है। तो सर अगर जैसे इंटरनेट पे भी अगर पब्लिक नेटवर्क पे हमें काम करना है तो फॉर सिक्योरिटी इसलिए तो हम फिर वीपीएन का यूज करते हैं, यस, राइट? जो हम इंटरनेट पहले पे भी। तो वीपीएन चाहिए चाहिए भाई, इसके बिना तो खतरा है। ओके इस, सर, ये इसमें एक कंफ्यूजन बार को था। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर को दे सकते हो, लेकिन ये पब्लिक नेटवर्क राइट। पर जाओगे तो विदाउट वीपीएन तो आप एक भी चीज यहाँ से पास नहीं करोगे। तो ओके इस तरीके के अगर आपके पास रिडंडेंसी यानी रिडंडेंसी है तो आप इनमें क्या है, इसमें अब वैन केसेस में क्या हो गया, अब सर्विस प्रोवाइडर तो वैन बना देता, प्राइवेट में भी तो कैसे वैन बनाओगे, तो लोड शेयरिंग चाहिए, तो हाइब्रिड वैन को रीडिफाइन करना पड़ा आपको। ठीक है। ये भी एक्टिव एक्टिव ही है सारे मॉडल, सब लिंक एक्टिव रहते हैं। इनमें एक्टिव होने के साथ साथ आप स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो अपने आप। मींस इफ यू रिक्वायर सम डिजायर्ड आउटपुट, सो यू कैन ऑल्टर द एक्टिव बिहेवियर। जस्ट लाइक आप कोई एप्लीकेशन पिन करके आप उसे एमपीएलएस से ही भेजना चाहते हो, आप चाहते ही नहीं दूसरे सेकेंडरी लिंक से जाए, लोड बैलेंसिंग हो रही है एप्लीकेशन बेस्ड, एक एप्लीकेशन को अलग से पिन कर दो तो वो भी हो सकता है। मींस आपको भी कंट्रोल दे रहा है। मेजर मोटिव मेरा बताने का इस यूज केस के पीछे है, यू हैव द कंट्रोल टू मैनेज द एग्रीगेशन एंड द लोड बैलेंसिंग ऑल्सो। समझ रहे हैं मेरी बात। यस। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब बहुत सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे क्रिटिकल का मतलब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हाई एंड रीचेबिलिटी मांगते हैं आपसे, इनके जो एसएलएज हैं उनको अचीव करना एक सबसे मेजर टास्क। अब इन्हें करने के लिए जो वैन है उसको रीडिजाइन करना। वैन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। वैन क्या है, आपका ट्रैफिक आता है उसके हिसाब से आप देखते हो। अब यहां क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि क्लाउड आपका सारा, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हो सकती हैं जो क्या चाहते हैं, मेरे पास हाईएस्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या है कि अगर जस्ट लाइक आपके पास दो लिंक हैं, ये एक एमपीएलएस, एक इंटरनेट, ठीक है, ये आपका राउटर है। अब यहां से कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुई, उसने एमपीएलएस को यूज कर रखा है, यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एमपीएलएस पे कुछ लेटेंसी आएगी, जस्ट लाइक 3% या 5% डिले इसको फील हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ट्रेडिशनल वैन में, एमपीएलएस पे चलता रहेगा। इससे क्या हुआ कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर इफेक्ट आ गया, ये क्या हुआ, ये स्लो हो गई।
ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, आउटपुट स्लो हो जाएगा। मेरा वैन ऐसा होना चाहिए जो इस बात को सेंस कर ले कि ये जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, इसका जो एसएलए है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस आता है तो ऑटोमेटिकली वो राउट को रीराउट करके दूसरी जगह पर चला। मीन्स वेन एवर दिस एप्लीकेशन फील द डिले ओवर दिस लिंक, your WAN circuit always automatically reroute your traffic to the secondary option. Means MPLS से हटकर वो कहां चला जाए, आपके इंटरनेट पर चला जाए। एप्लीकेशन सेंट्रिक मॉडल पर बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिशनल पर बात नहीं कर रहे। ट्रेडिशनल क्या कहता है, कुछ दिक्कत आएगी मैं नहीं सेंस कर सकता, लेकिन इनके पास क्या है, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स दे कैन, वो क्या कर सकते हैं एसएलए को। एसएलए क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होते हैं कि हर आप टास्क का एक एसएलए बनाते हो और उस एसएलए के अकॉर्डिंग अपने नेटवर्किंग क्राइटेरियन को मैच कर सकते हो। उस एसएलए में जरा भी चेंज हो जाती है, उन्हें ट्रैक करते हैं, सारे काम करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका राउटर जो है अलग तरीके से बिहेव करता है। यहाँ क्या है, वैन के ऊपर इस काम को करने की अगर आप बात करते हो तो वैन जो आपका पहले से ही बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के साथ फंसा होता है, अगर इस तरीके का कोई यूज केस बनता है तो ट्रेडिशनल वैन तो आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन हमारा जो हाइब्रिड वैन है उसके पास इस चीज की जरूरत है, तो इसलिए हमें इसके हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। क्लियर है? एंड टू एंड सेगमेंटेशन एक यूज केस मुझे ये भी समझ में आता है। ये क्या चीज है भाई, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि जस्ट लाइक बिजनेसेस जितने भी हैं उनके पास कई अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं जिनको सेपरेशन की जरूरत होती है। जैसा आप मान लो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, वो क्या चाहता है, प्रोडक्शन के साथ सेपरेट रहे। ठीक है, तो हो सकता है कि पार्टनर्स जो हैं आपके, उनको कनेक्ट करने के लिए आपने एक्स्ट्रानेट बना रखा है, या जो आपके बिजनेस हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी और अदर बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं। नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन स्टिल अब भी होना चाहिए इन दोनों के बीच में। मीन्स ऐसा नहीं कि सब आपस में मर्ज हो जाए, मिक्स हो जाए, कोई पॉलिसी खत्म हो जाए, ये सारी काम खत्म हो जाए। वैन पर इस बात को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। ओवर द वैन, manage over the WAN if you want to maintain the segmentation of the remote sites, तो वो एक बहुत बड़ा इशू आता है। उसको भी मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर ये काम उस पर आप करना चाहते हो, मीन्स कि बहुत सारी मल्टीपल टोपोलॉजी हैं जिनको आप क्या करना चाहते हो, एक जगह से ही मैनेज करना चाहते हो और उनके सेगमेंटेशन को भी मेंटेन करना चाहते हो, तो भी आपको अपने वैन को रीडिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि देर आर सो मेनी, आपको सन टनल्स बनानी पड़ेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग टनल्स के होंगे, अलग एज राउटर्स पर आते हैं, उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। खैर ये भी जब मैं यूज केस को सिखाऊंगा आपको तब समझ में आएगा। एक और बड़ी बात अगर आप समझ लो कि एक यूज केस और आता है, ये आता है आपका, तो भाई एक आता है DIA, मोस्ट कॉमन है वैसे। ये है डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। ये क्या है, सबसे कॉमन यूज केस है, मतलब कह लीजिए कि जो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस है ये सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा यूज में आता है। ये क्या कहता है, DIA क्या देता है, जो भी ब्रांच है उनको क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो ट्रैफिक है उससे डायरेक्ट लोकल इंटरनेट ट्रांसपोर्ट पे यूज कर सकते हो। आपको किसी सेंट्रलाइज डेटा सेंटर पर जाकर इंस्पेक्शन लेने की जरूरत नहीं। मीन्स आपका जो लोकल ट्रैफिक है, जो लोकल ही रहता है, जिसका किसी डेटा सेंटर से या किसी कॉर्पोरेट साइट से या किसी से भी ऐसे जगह से मतलब नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको डेटा सेंटर पर जाने की, हमारे वैन लिंक को यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, आपके जो, अब मैंने जो पब्लिक नेटवर्क आपके जो दूसरे लिंक बनाए इनके ऊपर जा सकते। इसका फायदा क्या है, जितनी भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इंटरनेट पर जा सकती हैं। ठीक है, और किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का कोई अननेसेसरी के बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। आपको कोई ऐसी स्पेशल बैंडविड्थ चाहिए फॉर द क्लाउड एप्लीकेशन, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप क्लाउड बेस्ड किसी भी सर्विस को, जस्ट लाइक ईमेल, इफ यू वांट टू एक्सेस द योर ईमेल या गूगल ड्राइव, आपको उसके लिए किसी सेंट्रलाइज डेटा सेंटर पर अपने कॉर्पोरेट के जाने की जरूरत नहीं है, किसी वैन को यूज करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो क्लाउड जो प्रोवाइडर है उस वो भी किसी अननेसेसरी के बैंडविड्थ को यूज नहीं कर रहा हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज केस हो गया जिसकी वजह से आपको वैन को भी रिडिफाइन करना पड़ रहा है। मीन्स आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको अपने जो क्लाउड एप्लीकेशंस हैं उसको जो ट्रेडिशनल वे है उससे अलग तरीके से सोचना पड़ा है। ठीक है। अगर इसको आप अगर किसी वैन के ऊपर डालना चाहते हो, इस सर्विस को वैन के थ्रू लेना चाहते हो कि भाई आप इमीडिएट मुझे वहां पर एक्सेस लेकर जाओ और सर्विस प्रोवाइडर को उसमें एंगेज करोगे, तो समझ लीजिए कि आपका जो वैन है उसके ऊपर भी फिर से स्ट्रेन आता है। तो इसीलिए मतलब उस पर और ज्यादा काम करने की, मतलब ऐसा जो लोकल ट्रैफिक है जो कहीं नहीं ऐसा नहीं जाना चाहता, किसी पब्लिक पर ही जाना चाहता है, तो भैया उसके लिए भी आप सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो, उसके नेटवर्क को यूज कर रहे हो, उसे यूज करोगे तो सीधी सी बात है वैन के ऊपर भी आपको दिक्कत आएगी। और फिर वही बात आती है कि बैंडविड्थ आपको फिर चाहिए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ बहुत सारी बैंडविड्थ ऐसी होती है जो कमोडिटी बैंडविड्थ, ब्रॉडबैंड से आप यूज करके अपने ब्रांचेस को कनेक्ट कर लेते हो, तो आप उनको ही यूज कर लेते हो, उन्हें ही ऐसे यूज किया जा सकता है वाया यूजिंग डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। तो ये यूज केस भी मेरे बहुत समझ में आता है, जिसकी वजह से वैन को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कस्टमर कहीं से भी बैठकर किसी भी जगह से कहीं भी बात करना चाहता है, तो लोकल ट्रैफिक को अननेसेसरी का किसी सर्विस प्रोवाइडर पर डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं। जस्ट लाइक अगर आप बात करो अगर मैं एग्जांपल बताऊं, एक ये यूजर था, मतलब ये मान लीजिए आपकी कोई रिमोट साइट, ठीक है, वैन के थ्रू आप कनेक्ट हो, वैन से कहाँ जाते हो, अपनी डीसी में जाते हो। अब आपको यूज क्या करना है जस्ट लाइक ऑफिस 365 एक ऑप्शन ले लो आप, एक गूगल ले लो, अलग अलग टास्क हैं, ड्रॉप बॉक्स ले लो और एक सेल्स फोर्स ले लो, ये आपका कॉर्पोरेट। ठीक है, अब क्या है, आपको सेल्स फोर्स पर जाना है तो सीधे से बात है वैन पर जाओगे, अपने डेटा सेंटर पर जाओगे और आपका डेटा सेंटर आपको सेल्स फोर्स को ले जाता है। अब अगर आपको ये आपका समझ में आता है कि चलो जी डीसी से जाकर हम ये अपने इस पर जाएं, अगर आप ऑफिस 365 को यूज कर रहे हो, ये क्या है, ये तो लोकल है भाई, लेकिन नेटवर्क पर चल सकता है। अब इसको वैन पर जाकर इस डेटा सेंटर से ले जाकर इस एक्सेस को करना चाहोगे, गूगल पर अगर आपको जाना है तो वैन पर जाकर डेटा सेंटर पर जाकर फिर गूगल पर जाओगे, तो वो सेंसेबल नहीं। अगर आपको गूगल पर जाना है तो सीधा यहां से आओ, ठीक है। एसडी वैन क्या करेगा, वैन की जगह एसडी वैन को लगा लो, आप यहां हो गए, एसडी वैन विल चेक, अच्छा गूगल पर जाना चाहता है तो सीधा गूगल पर ले जाएगा, डेटा सेंटर पर नहीं जाएगा। डेटा सेंटर पर गया है, जो डेटा सेंटर पर आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, अपनी जो अलग कोई डेटा है, सेल्स फोर्स लाइक मान लीजिए, तो उसके लिए डेटा सेंटर पर एसडी वैन लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस 365 को यूज करना चाहते हो तो वो सीधा रिमोट साइट से ही ऊपर उठ जाएगा, यहां से जा सकते हो। गूगल पर जाना चाहते हो तो आप थोड़ा वैन से होकर जा सकते हो। तो इस तरीके से ड्रॉप बॉक्स हो गया, सबको ऐसा ही काम करना चाहते हो, जो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस है ये अननेसेसरी का जो वैन पर बर्डन है उसको रिड्यूस कर देता है। मतलब ऐसा बहुत सारा ट्रैफिक होता है जिसकी जरूरत नहीं है कि वो वैन लिंक को फॉलो करे और उस प्रीमियम बैंडविड्थ को यूटिलाइज करे और उसके ऊपर आप जा सकते। क्लियर है? हाँ सर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इसकी यूज केस समझ में आता है। अब यहां लॉन्च हो जाते हैं जस्ट लाइक सिस्को या अदर वेंडर्स या सिस्को के पार्टनर मान लीजिए, इनका काम क्या है कि बिजनेस को बहुत आसानी से मैनेज करने का एक सॉल्यूशन देने वाली कंपनी। आपका एक बिजनेस है जो नेटवर्क ओरिएंटेड है, बिजनेस आपका बिजनेस नेटवर्क एसएलएस के थ्रू आप चलते हो, आपके जो सर्विसेज हैं वो नेटवर्क के बेसिस पर चलते हैं, ठीक है। अब ये जो बिजनेस है उसके लिए इन सब चीजों को मैनेज करना एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, यानी वैन को मैनेज करने के लिए बहुत सारी दिक्कत है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर, ये सब चीजें लगाना, ये सारे काम करना, उसके लिए इससे क्या है कि बहुत सारा काम इसे खुद करना पड़ता है, नेटवर्क को अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पास ना तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ना वर्क फोर्स है, ना कुछ भी है। बहुत सारी पॉलिसी हैं जो उसको बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, उनको चैलेंज करना, मैनेज करना, उसमें बहुत सारे समय लगता है।
यहाँ ऐसे वेंडर्स ने, सिस्को जैसे वेंडर्स ने अपने ऐसे बिजनेसेस को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशनल एक्स मॉडल पर आओ। आप क्या करते हो, दो तरीके के मॉडल यहां पर आते हैं, ओपेक्स और कैपेक्स। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल है जिसमें बिजनेस ओनर को सारा काम अपने आप करना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप एक सेल फोन का बिल है या कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो देते हो। ठीक है, जितना कैपेसिटी आप यूज करते हो उतना आप उसे बिल पे कर देते हो। एक होता है ओपेक्स मॉडल, ये जस्ट लाइक क्या होता है ये एक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, यू कैन यूज नेटफ्लिक्स अनलिमिटेड, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस। यहां क्या है, अगर मैं बिजनेस ओनर खुद ही सारी चीजों को, सेंटर को मैनेज करता है, तो उसे कैपेक्स पर रखना पड़ेगा, जैसे यूज करेगा उसके पास अपनी लिमिटेशन है, पॉलिसी, फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्स फोर्स, सब कुछ ऐसे पर रखना पड़ेगा, नेटवर्क फोर्स सब लोग इसे हायर करने पड़ेंगे। अगर यहीं पर सिस्को को देता है तो सिस्को का क्या है, उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, और वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपके नेटवर्क का ठेका ले लेता है। आप जितनी चाहो एसएएस एप्लीकेशन चलाओ, जितना चाहो आईएएस डेवलपमेंट करो, जितना चाहो आईओटी को यूज करो, जितना ही चाहो आप एप्लीकेशन लगाओ, ये जो सिस्टम है सिस्को आपके हर चीज को अवेलेबल करके देगा। आपको खामा खा का पैसा वेस्ट नहीं करना। यू जस्ट सब्सक्राइबर एंड यू कैन यूज सारे डे टू डे टास्क, सारे काम आपको इस सिस्को और सिस्को जैसे अदर वेंडर्स अपने सॉल्यूशन से प्रोवाइड करके देते हैं। आपको ना तो एसडी वैन परचेज करना, ना कुछ करना, आपको क्या करना है, आपको इन वेंडर्स के सब्सक्रिप्शन ले लेने हैं सॉफ्टवेयर के। नाउ दे विल लॉन्च देयर एंटिटी इनटू योर नेटवर्क, दे विल रीडिजाइन योर नेटवर्क, दे विल रीडिजाइन योर टोपोलॉजी एंड यूज, और फिर वो अपनी अप्रोच लगाते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर आप अपनी जितनी मर्जी हो उतनी एप्लीकेशंस आप बनाओ, लगाओ, करो, आपको जस्ट सब्सक्रिप्शन लेना है, कैपेक्स मॉडल के ऊपर नहीं जाना है। तो ये भी एक यूज केस हो गया, क्योंकि आप भी क्या है, अपने आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाहते हो, आप इस दिमाग से हटना चाहते हो। बिजनेस क्या चाहता है कि मैं इस ब्रेन साइड से, मतलब यहां से हटकर प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करूं। ठीक है, मैं केवल इस टेंशन में न रहूं कि ये मेरी सर्विस नहीं चल रही, आज ब्लैकआउट है, आज ब्राउन आउट है, आज सर्विस अनेबल हो गई, आज इंजीनियर ने गड़बड़ कर दी, राउटर डाउन, लिंक डाउन, बार बार ऑपरेशन से फोन आ रहे हैं कि सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, इससे हटा दो और ये काम खत्म करो। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं किसी वेंडर को इस सारी समस्याओं के, ये जो मुझे सर्विस चाहिए थी वो सारी सर्विसेज के लिए मैं किसी एक अलग बंदे को, थर्ड पार्टी को बात कर लेता हूं, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं। नाउ दे विल मैनेज माय नेटवर्क एज पर माय सर्विसेज, दे विल गिव मी द ऑल द रिक्वायर्ड सर्विस विच माय बिजनेस वांट, और उसी के साथ में अपनी ग्रोथ के ऊपर आगे बढ़ता चला। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपकी आरओई है, जो कॉस्ट है, वो भी बच जाती है। मतलब अगर आप इसको एसडीएन को इम्प्लीमेंट करते हो अपने एनवायरनमेंट पे, इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो सीधी सी बात है, जो बिजनेस इन्वेस्टिगेट सॉरी ये जिन वैन को आप लगाते हो, इस एसडीएन को लगाते हो, तो इसमें जो आप कॉस्ट लगाते हो वो सारी कॉस्ट कम कर देता है, क्योंकि जो सिस्को एसडीएन है ये बहुत कम कॉस्ट में आपका काम करता है। मींस अगर आप किसी करंट एमपीएलएस, मतलब आपने कोई ड्यूअल एमपीएलएस लिंक ले रखा है, तो करीबन करीबन अगर आप उस पर 1 लाख रुपए खर्च करते हो, तो अगर सिस्को एसडी वैन उसका सॉल्यूशन आपको देगा, तो वो केवल और केवल आप ये समझ लीजिए 30-35 हजार रुपए का सॉल्यूशन में ही आपका काम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि सिस्को एसडी वैन सॉल्यूशन क्या करके देगा, आपकी सारी एप्लीकेशन को मल्टीपल लिंक के साथ, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ इंप्लीमेंट करेगा, जिससे आपके जो रिटर्न वो है क्या कहते हैं उसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छा आता है। इन्वेस्टमेंट कम किया है, आरओआई ज्यादा है, इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपकी जो ब्रांड रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी, आपके जो इंजीनियर्स हैं वो भी इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे काम आप इसके साथ कर सकते हो। तो मतलब मॉनेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो भी ये यूज केस मुझे समझ में आता है, और जिसकी वजह से बैन को चेंज करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है,
एक और आप यहाँ पर बात सुन लीजिए, वैसे तो टाइम हो गया है, अब एक आता है मल्टी डोमेन कॉन्सेप्ट इसी में। ये भी एक तरीके का सिस्टम क्या है, ये बहुत मजेदार है। आज का कॉमन ट्रेंड क्या कहता है कि भाई कि आपका जो डेटा है वो क्या कई जगह से जनरेट होता है ना। आज क्या कह रहा है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि डेटा क्या है एक ही जगह से जनरेट नहीं हो रहा, ना ही एक जगह स्टोर होता। आज क्या कई जगह से जनरेट होता है और कई जगह स्टोर होता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजोरिटी ऑफ द डेटा पोर्शन है उस बिजनेस का, वो एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर में स्टोर होता था। लेकिन आज क्या गैस यूजर्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, बायोडी डिवाइस हैं, ब्रिंग ऑन योर ऑन डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। नाउ डेटा क्या है, रिमोटली एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में कई जगह से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक डेटा सेंटर से मल्टीपल सेंटर्स ऑफ डेटा पे शिफ्ट हो रही है। आप ये कह सकते हो जो इंडस्ट्री है वो डेटा सेंटर से हटकर मल्टीपल, चल जा भाई, मल्टीपल सेंटर ऑफ डेटा कॉन्सेप्ट पर बात कर। अब हम एक डेटा सेंटर पर बात नहीं करते, हमें क्या चाहिए, मल्टीपल सेंटर चाहिए जहां हमारे डेटा स्टोर हो सके, क्योंकि हमारा तो डेटा भी तो भाई साहब कई जगह से जनरेट हो रहा है। अब वो सारे पूरी दुनिया से हमारे यूजर बैठकर काम कर रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन को बात करते हैं, डेटा बनाते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं उन लोगों को एक ही जगह लेकर आऊंगा। उससे क्या होगा, एक जगह लेकर आऊंगा तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी भाई, डिले बढ़ेगी, क्योंकि मुझे तो उन्हें सर्विस भी देनी है। तो इसलिए इस को भी अगर देखा जाए तो इन सारे डेटा सेंटर्स में, इन सारे सेंटर ऑफ डेटा ही कहूंगा, ऐसे डेटा सेंटर तो नहीं कहूंगा, सेंटर्स ऑफ डेटा के अंदर अगर आप सीमलेस कनेक्टिविटी और सीमलेस पॉलिसी पॉलिसी चाहते हो तो यहां क्या आता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं मल्टीपल, क्या कहते हैं, मल्टी डोमेन। ठीक है, जैसे आप ये मान लीजिए एक कैंपस है, एक कैंपस की ब्रांच लोकेशन है और एक डेटा सेंटर है जिस पर आपकी ये एसीआई चलते हैं, सिस्को एप्लीकेशन सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर जानते ही होंगे, सिस्को एसीआई का चलता है। वो एक क्या करता है, उस डेटा सेंटर को क्लाउड से मेंटेन कर लेता है। एक कैंपस है और आपका डेटा सेंटर एक क्लाउड है, ठीक है। एसीआई से आपने उसको कर रखा है, उन दोनों के बीच में कॉमन पॉलिसी ग्रुप बनाई जाती है। बेसिकली एक मोटे उसमें बात करूं तो वहां क्या है, पॉलिसी वहां भी कॉमन है, लेकिन मैनेजमेंट करने में, क्योंकि उस कैंपस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज करने के लिए आप अलग एपीआईडीसी क्लाउड बनाते हो और वो एक ही जगह सेंट्रलाइज रहता है। अब क्या है कि वो यूजर जो है, अब ब्रांच क्या है, जब कहीं भी किसी भी तरीके पर चले जाए तो जो एसडीएन का फैब्रिक बात है, अगर आप अपने डीसी क्लाउड को भी यूज करना चाहते हो, क्लाउड को यूज करना चाहते हो, डीसी एसीआई डीसी क्लाउड को यूज करना चाहते हो, तो आपके जो कैंपस और ब्रांच नेटवर्क है, अगर आप उसे एसडीएन फैब्रिक पाथ के थ्रू लेकर जाते हो तो वहां क्या होता है कि जो वैन है उसके लिए अभी क्या है कि आपको डेटा सेंटर पर जाने के लिए एक ही पाथ है आपके पास। उस पर जाने के लिए एसडीएन क्या करेगा, अपने फैब्रिक पाथ टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और अपने डेटा सेंटर को कहीं जगह पर भी लेकर जा सकते हो। मल्टीपल सेंटर ऑफ डेटा के साथ उनका अटैचमेंट बना सकते हो, एक सिंगल डेटा सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एसीआईज हैं ये इसमें बहुत काम में आती है। वैसे इसके लिए अलग से भी बनी हुई है, जब आप पढ़ोगे आगे तब आपको पता लगेगा किस तरीके से ये सब चीजें काम करेंगी। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे क्लाउड ट्रेंड्स आपके सामने आ गए हैं, जस्ट लाइक वही हम बात कर ही चुके कई बार, एसएएस और आईएएस की अगर आप बात करते हो तो इनमें भी बात कर सकते हैं। अब इसमें भी एक बात आती है भाई, क्लाउड में भी क्या होता है कि आप कई बार क्या होता है, मल्टीपल क्लाउड ऑपरेटर से कनेक्टिविटी ले लेते हो, क्लाउड को भी कंट्रोल करता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, क्लाउड में भी बहुत प्रॉब्लम है। यूजर क्या करता है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए मल्टीपल क्लाउड वालों से ले लेता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं, उनसे एक सर्विस ले लेता है कि सर्विस की कई सारी लिंक। अब इनमें सिक्योरिटी की बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शेडो आईटी जानते हो आप लोग कोई, शेडो आईटी, बैकड्रॉप एप्लीकेशन, कुछ सुनाओ। नहीं सर, मैं कभी नहीं सुना ये सब। शेडो आईटी क्या होता है कि ये सब हैकर हैं, ये सब आपके क्लाउड पे कनेक्टिविटी है
और आपके इंटरनेटवर्क में से ही एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको जो आप ही की कॉपी होता है और वो क्लाउड को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, जो एप्लीकेशन आप चला रहे हो उसी की जेरोक्स ऐसी कॉपी होती हैं जो समझ नहीं पाते और वो आपका डेटा को चुरा सकते हैं क्लाउड पर जाके। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट हैं जो क्लाउड मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्लाउड्स हैं, सबका सिक्योरिटी अप्लायंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहां एसडीएन क्या कर सकता है? अब यहां क्या आपने ले तो रखा है मल्टीपल क्लाउड से, अलग की सिक्योरिटी सबकी अलग अलग है, तो यहां हो सकता है कुछ वीकनेस की वजह से आपके सामने कोई भी ऐसी थ्रेट आ जाए जो आपके नेटवर्क को, आपने बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगा रखे, दिक्कत आ जाए। मींस अगर आप बिल्कुल कॉपी बना कर जाओगे तो यहाँ एसडीएन आपको क्या देता है, वो इनको भी मैनेज कर सकता है। दे हैव द पावर, दे कैन कोरिलेट विद द मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट पाथ एज पर द सिक्योरिटी एसएलएस। आपको क्या चाहिए अगर आप वीपीएन बना रहे हो? टनल सिक्योर चाहिए, जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट पे काम करता है ये। जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट का मतलब हम किसी भी चीज को विदाउट ऑथेंटिकेशन काम में नहीं लाएंगे। तो एसडीएन क्या है? जीरो ट्रस्ट बेसलाइन मॉडल के ऊपर काम करता है। आपके जो वीपीएन विदाउट वीपीएन टनल से काम ही नहीं करता, और वीपीएन पे भी जो की माइग्रेशन सिस्टम है वो भी बहुत लाइट वेटेड है। बहुत हैवी की मैनेजमेंट की जगह इन्होंने स्मार्ट की फीचर्स को यूज किया हुआ है, और वो बहुत लाइट वेट मैनेजमेंट के साथ चलता है। इसकी वजह से आपका जितना भी आप ये कह लीजिए स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एसडी1 सॉल्यूशन आपको पूरी तरीके से डिफाइन करके देता है। तो अब आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस लिंक ले सकते हो, बहुत सारी क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एसडी1 फैब्रिक क्या करेगा? आपको मल्टीपल पाथ से बेस्ट पाथ सिलेक्शन करते हुए, अगर कोई लिंक फेल होने के कगार पे है या पैकेट लॉस हो रहा है, उस पर डिले है, तो ये ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के लिए लिंक को शिफ्ट कर देता है। प्रेफिक्सेस के लिए तो आपने सुना होगा, एप्लीकेशन अवेयर सॉफ्टवेयर है और ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंट्रोल डिजाइन में है, कुछ भी आपको करना नहीं है। दूसरा इसके साथ क्या है कि आपका जो एसडी1 है, प्रेमाइसेस में जो डिवाइसेस लगी हैं उनके साथ भी, और जो क्लाउड पर जो आप यूज कर रहे हो, जो विदाउट प्राइमेसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को यूज कर काम कर रहे हो, इंटरनेट पर काम कर रहे हो, उन सबको भी जोड़कर आपके सामने प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ जो हार्डवेयर लगा है वो वेस्ट हो गया, खाली एसडीएन लगा लो और इंटरनेट के तार ले लो ब्रॉडबैंड के, काम खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। ये उनको भी कोरिलेशन में ले सकता है और बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करके देता है। So it's a centrally controlled design machine, mechanic system, which will run all the policies, which will provide all your the application behave is in a very simpler and faster way in the secure manner, and you will get highest availability and you will get highest output of your money जो which you have invested in your projects। आपने जो उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है उसका सबसे ज्यादा आउटपुट आपको निकाल कर देगा सॉफ्टवेयर डिवाइन वैन, बिकॉज वैन पर सबसे ज्यादा प्रीमियम बैंडविड्थ पे पैसा वेस्ट होता है, उसको यूटिलाइज करके देगा, सिक्योरिटी देगा, डे टू डे टास्क कैसे ले इमीडिएट यूटिलाइज करेगा, आपके कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। और ये सॉल्यूशन बनता है एसडीएन में। और इस एसडीएन को चलाने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे डिवाइसेस भैया, जिनके लिए रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, क्या किस तरीके से आप लोग कैसे काम करोगे, क्या क्या चलाओगे, वो सेशंस आएंगे। अब आप क्या करोगे? एसडीएन के कोर पार्ट्स को पढ़ोगे, किस तरीके वी मैनेज, वी ट्रांसफर, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सर्विसेज कैसे काम करोगे, वेब टेला मेरा की, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर होता है, कौन सा एज राउटर्स होते हैं, एमपीएलएस इसके, सॉरी एमपीएलएस कह रहा हूँ, एसडीएन के किस तरीके से आप, कौन सा आईओएस कैसे कैसे काम चलते हैं, तो उस तरीके से आप पढ़ोगे अब नेक्स्ट सेशन। सो ये है एसडीएन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, व्हाई वी नीड एसडीएन एंड व्हाट एसडीएन इज गिविंग टू यू। क्लियर है जी? यस सर। यस यस सर। अच्छा।